हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशल इश्यूज़ का जो अपडेटेड पीटी है मार्च से लेकर अगस्त 20। इस लेक्चर में कुछ 4-5 पॉइंट्स मिसिंग हैं, उनको मैं इसके जो प्रिंटेबल पीडीएफ है उसमें ऐड कर दूंगा। ये जो पीडीएफ है इट इज़ नॉट ऑफ 132 पेजेस, इट इज़ ऑफ अराउंड 11 पेजेस का प्रिंटेबल मटेरियल। आप आराम से 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो टारगेट फ़िलहाल हमारा प्री के लिए ये रहने वाला है और ये जो लेक्चर है मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ मी। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज एजुकेशन देखेंगे, बट सी ये जो कोर्स है यहाँ पर यूपीएससी 2020, यहाँ आपको स्पेशल कोर्स में दिख जाएगा PT 360। इसमें जो हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का वर्जन था दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। 2020 सीरीज़ के साथ एक कॉम्बो भी दिया हुआ है दैट इज़ देयर। और जो अभी शुभम सर का ये वाला जो कोर्स है मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, तो ये synopsisis.in इस वेबसाइट पर एक्सेसिबल नहीं है। दिस इज़ हेयर elearn.synopsisis.in। तो जब भी आपको एक्टिवेशन मेल मिल जाए आप यहाँ पर आके लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपको पेमेंट में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो यू कैन वेट यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ जो कमेंट है वहाँ देख लेना, वहाँ एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। तो 2 मेजर चेंजेस हुए हैं। एक तो MHRD है, उसको पहले रीनेम कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको बना दिया है। और जो दूसरा चेंज हुआ है वो है एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो देखो PT का जो मटेरियल होता है, पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, PT टाइप मटेरियल या करंट अफेयर्स मटेरियल ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं डिजास्टरस। आपको क्या करना है, जो जितना याद हो जाए उतना लेके एग्ज़ाम में चले जाओ। बहुत एक्सेसिव डिटेल्स याद नहीं हो सकती, ना आपको याद होंगी ना मुझे याद होंगी। तो खैर एग्ज़ाम में आपको उतना करने की नीड नहीं होती है। 49% से लेके 58% तक कट ऑफ जा पाई है पिछले 3-4 साल में। इनफैक्ट 58 तो तब थी जब पेपर बहुत आसान था, ठीक है, 2016 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जहाँ जहाँ अब आपको MHRD लिखा हुआ दिखे आप ऑटोमेटिकली उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर लेना। अभी रिसेंट अपडेट है, ठीक है। तो इस मिनिस्ट्री का एक बार स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री के जो है ये ऑल ऑफ दी अबव टिक मारने वाले इसके मैंडेट हैं। एक्सेस देना है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट थ्रू आउट द कंट्री। तो ये मेनली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ये लाइन्स प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, ऐसा ऑल ऑफ दी अबव करना होता है टिक, ठीक है। एक इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी है, ठीक है। स्कूल एजुकेशन बच्चों के लिए है और लिटरेसी आपका एडल्ट एजुकेशन के लिए, एडल्ट लिटरेसी के लिए, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, ठीक। तो इसमें जो आपके मेन हैं 2 डिपार्टमेंट होते हैं। तो स्कूल एजुकेशन बस ये याद रखना, एग्जाम में अगर पूछेगा तो एडल्ट एजुकेशन स्कूल वाले में आती है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी जो भी स्कूलिंग है वो है। प्रिंसिपल है इसका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आर्टिकल नंबर कौन सा है, 14, 15, 21, 21A जो भी आपको लगाना हो लगा लो। सर्व शिक्षा अभियान ये चलाता है और यूनिसेफ के साथ मिलकर डिजिटल जेंडर एटलस चलाता है। जेंडर से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, स्कीम्स होती है, वो नॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लेके आती है, लेकिन ये आपका यूनिसेफ और MHRD तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इन्होंने दिया है, ठीक है। दूसरा है हायर एजुकेशन। तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्कॉलरशिप इनसे रिलेटेड चीज़ों को काम करता है। ऑब्वियसली डिपार्टमेंट तो यही पॉलिसी बनाएगा, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस भी यही देता है UGC बनाई गई थी, डॉक्टर S राधाकृष्णन कमेटी थी उनके नाम पर। इनके नाम से एक डे मनाया जाता है। डू यू नो कि वो कौन सा डे है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन भी यही डिपार्टमेंट करेगा। यूनेस्को इंडिया के साथ बुक प्रमोशन, कॉपीराइट के लिए पहले इस डिपार्टमेंट के पास राइट्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो वापस से आपका सेम जो पेटेंट वाली बॉडी है, आई थिंक DIPP, उसके पास ट्रांसफ़र कर दिए गए। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट है और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ऑब्वियसली मजाक है वो ये देंगे। बॉडीज़ जो इंपॉर्टेंट है UGC इसी में आती है। NCERT जो सोशल साइंस है, ICSSR, ICHR हिस्टोरिकल रिसर्च, ICPR फिलोसफिकल रिसर्च, तो जो भी इस टाइप की बॉडीज़ हैं वो सब इसी में आती हैं। टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड बॉडीज़ हैं, चाहे वो AICTE हो, IITs फलाना जो भी हो, सब इसी में आते हैं। KVS और NVS नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका स्कूल एजुकेशन पे क्या कहा गया है, हायर एजुकेशन पे क्या कहा गया और जनरल पॉइंट क्या है। इसके अलावा हम इसका इवोल्यूशन देखेंगे। इसके अलावा 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो देखेंगे। तो ये मतलब हार्डली 7-8 मिनट में हम कवर कर लेंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। लोगों ने 2-2 घंटे तक आपको चटाया है, तो ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है फाइनली, तो मतलब आ गई है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस कर देगी इंडिया में। अब ऐसी एजुकेशन मिलेगी कि बस हर बंदा सीधे रॉकेट उड़ाएगा, ठीक है।
तो इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी आपको ये पता होना चाहिए। यूजीसी बना था 1948 में, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में, डीएस कोठारी कमीशन बना था 1964 में। GS4 में हम पढ़ते हैं ना, इन्होंने ये कहा था कि इंडिया में जो स्कूल एजुकेशन है उसके अच्छा ना होने के जो रीजंस हैं उसमें से एक रीज़न वो भी है कि वैल्यूज़ मिसिंग है एजुकेशन में से। तो GS4 में आप लिख सकते हो, पढ़ाया है मैंने वहाँ पर, ठीक है। NPE एजुकेशन में 68 में एक आई थी, फिर एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में। तो ये आपको वैसे पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले बाद में आई, ठीक है। तो ये आपका 42nd अमेंडमेंट से आया था। इसके बाद 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके बाद उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन लॉन्च किया गया था 1992 में। इसके बाद TSR सुब्रमण्यम कमेटी, ठीक है, इन्होंने कुछ इनपुट्स दिए थे, हालांकि ये आपकी ड्राफ्ट पॉलिसी ही रह गई, कभी बन नहीं पाई। इसके बाद कस्तूरी रंगन कमेटी 2019 में आई थी, इन्होंने ये ड्राफ्ट पॉलिसी दी थी। उसके बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक खास बात है, बॉटम अप अप्रोच पर लेके बनाई गई है, एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया गया। इनफैक्ट इसमें कुछ सजेशंस मैंने भी दिए थे, बट मुझे नहीं पता वो एक्सेप्ट हुए कि नहीं हुए। बट एनीवेज एक नज़र में ऊपर से देखने पर अगर इसकी अनबॉक्सिंग करें टेक्निकल गुरुजी टाइप, तो फिर इट लुक्स गुड, ये अच्छा काम किया है, ठीक है। डिटेल में तो देखो मैं बताऊँ, एजुकेशन तभी इंप्रूव होगी जब बच्चे पढ़ना चाहेंगे और टीचर पढ़ाना चाहेंगे। ना तो टीचर पढ़ाना चाहते हैं, ना बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मेरे ऐसे कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो अच्छी खासी अपनी जॉब छोड़कर पढ़ाने में आ जाते हैं। बस एक बनाई जाएगी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, नॉट बनाई जाएगी, बना दी गई थी ऑलरेडी 2017 में। एक जॉइंट वेंचर था, कैनरा बैंक भी इसमें है, ठीक है। फाइनेंसिंग एजेंसी है ना, तो बैंक होना चाहिए इसमें, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और कैनरा बैंक, दो लोगों का एक जॉइंट वेंचर है। इक्विटी जो दी गई है, मिनिस्ट्री को अराउंड 91% दी गई है और बैंक को अराउंड 9% दी गई है। जो HEFA हेफा है, ये आपका कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर की गई है, मतलब एक कंपनी है, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC की तरह RBI के साथ रजिस्टर की गई है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे आप ऑब्वियसली समझ सकते हो, हायर एजुकेशन को फाइनेंस करेगी ये एजेंसी। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेगी मार्केट से, चाहे वो इक्विटी से करे, चाहे इंडिविजुअल से करे या कॉर्पोरेट से करे, कैसे भी करे, इक्विटी लेके आएगी। और जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस लाएगी, और CSR कंट्रीब्यूशन को भी एजुकेशन के लिए चैनलाइज करने में हेल्प करेगी। तो बस इसमें कुछ खास बात है नहीं, आपको ये याद रखना है कि मतलब मार्केट से अब पैसा फंडिंग कर सकते हो इक्विटी की तरह से, और CSR को स्ट्रेंथन करने के लिए HEFA काम करेगी। देन NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, मतलब आई वॉज लुकिंग एट यूट्यूब, मतलब सबने कतई बिल्कुल बकर काट दिए पूरे यूट्यूब पर, NRA बनेगी और ये बनेगा वो बनेगा, कुछ नहीं यार, एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी और क्या है, ठीक है। जो अभी तक बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे IBPS ने क्या किया था, बैंक के सारे एग्ज़ाम्स को एक जगह कर दिया था, ऐसे ये करेंगे अब। इनिशियल जो CET है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उनको ये ले लेंगे, बाकी कह देंगे ठीक है SSC वाले अब आप अपना सेकंड स्टेज एग्जाम दे दो, RRB और IBPS वाले अपने अपने एग्जाम दे लो, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। यूनियन बजट में निर्मला ताई ने इसको अनाउंस किया था और यूनियन बजट में अप्रूव भी कर दिया गया था। आई थिंक सेम चीज़ है, इसको मैं कट कर दूंगा, ठीक है। तो इनिशियली CET होगा, ग्रुप B और ग्रुप C नॉन टेक्निकल, ग्रुप A सर्विसेज C ये नहीं करेगी, इतना इनकी अभी वो वैल्यू नहीं हो गई है, ठीक है। बाद में कई और एग्जाम भी लाए जाएंगे, ठीक है। अभी SSC, RRB और IBPS को दिया गया, तो बस इनिशियली आपको ये याद रखना है, मेन चीज़ ये है स्क्रीनिंग होगी CET लेवल, मतलब एक तरह से प्रीलिम्स हो गया, CET आपने दे दिया, उसके बाद आपकी जो टीयर्स हैं वहीं हो गए, Tier 2 Tier 3 वो SSC, IBPS, RRB अपने अपने कराते रहेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट जो है रिक्रूटिंग एजेंसी, इनको एबॉलिश नहीं किया गया, ये तो रहेंगी, लेकिन जो इनिशियल स्क्रीनिंग है वो NRA कर देगी, मतलब कतई एक डम बॉडी है, ठीक है। किसी को देना होगा, एक नया किसी बंदे का एक्सटेंशन हो रहा होगा, उसे जॉब नहीं मिल रही होगी, रिटायर होगा वो बेचारा, तो उसके लिए एक नई एजेंसी ऐसे क्रिएट की गई है। तो कमेटी एजेंसी ये सब पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कई बार बना दी जाती है, ठीक है। दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उनको मिटा देती है, और ये हर एजुकेशन में चलता है, चाहे वो B गवर्नमेंट हो चाहे C गवर्नमेंट हो, दोनों मिलकर ये बन जाती हैं, ठीक। जो इसके मेंबर होंगे रेलवे से होंगे, RRB से, और जहाँ जहाँ से हो सकते हैं, ठीक है, सब जगह से होंगे, ठीक है। और क्या है, चेयरमैन इंपॉर्टेंट होता है, उसको सेक्रेटरी रैंक, मतलब क्लियरली ये विजिबल है कि किसी महोदय का एक्सटेंशन हुआ है, उनको ये डिटेल देनी है, ठीक है, इनको ये पोस्ट देनी है। बाकी डिटेल क्या है कि जैसे IBPS 2 साल में 2 बार होता है, उस तरह से अब CET भी 2 बार होगा, स्कोर की वैलिडिटी होगी 3 साल तक, और हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, एक अच्छी बात है, ठीक है। और आप कितने भी अटैम्प्ट दे लो, ठीक, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको SSC का एग्ज़ाम देने के लिए SSC का तो एक एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। अपर एज लिमिट होगी, मतलब ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी भर देते आ रहे हो, और 12 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फिर है विद्यादान और विद्यादान 2.0। तो विद्यादान क्या था, आप विद्या का दान कर सकते हो, ठीक है, क्लास 1 से क्लास
12th तक। इसी तरह की एक स्कीम थी विद्यांजलि, वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी इंडिविजुअल पढ़ाना चाहे तो विद्या की अंजलि दे सकता है। तो बस वैसे ही है विद्यादान और विद्यांजलि, ठीक है। दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर ई लर्निंग और विद्यांजलि आपका किसी भी तरह की लर्निंग के लिए। तो विद्यादान आपको ऑनलाइन करना है, वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चन लेसन प्लान जो भी करना है, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट भी आप सिखा सकते हो, अपने लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे सकते हो, कंसल्टेशन ये आप वो बता सकते हो। जैसे नापतोल पे होता है ना, पहले मैं बहुत मोटा था, फिर मेरे लाइफ में आया ये और अब मैं हो गया हूँ ऐसा, ठीक है। खैर, विद्यादान 2.0 ई लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, और अर्जेंट नीड हो रही है बिल्कुल कतई। अभी क्यों हो रही है अर्जेंट? कोविड-19 की वजह से। तो विद्यादान 2.0 है, स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों के लिए। कंटेंट मॉनिटरिंग एक पैनल ऑफ एकेडमिक एक्सपर्ट करेगा। बिलीव मी, यहाँ पर सबकी पैंपे होने वाली है, सब कॉपी पेस्ट कल्चर चल रहा है इंडिया में, ठीक है। दीक्षा ऐप बनाई जाएगी, लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर। तो आपकी एक फ़न एकेडमीज़ की जो आपको ई लर्निंग ऐप मिलती है, अब गवर्नमेंट भी अपनी एक नई फ़न एकेडमी बनाएगी, उसका नाम होगा दीक्षा ले लो, ठीक है। PMRF रिसर्च फेलोशिप स्कीम है, MHRD की स्कीम है। तो ये क्या करेंगे, HEI में क्वालिटी ऑफ रिसर्च पढ़ाएंगे। लिटरली मतलब आई वॉज लाफिंग जब मैंने देखा, ठीक है क्या ही करो। लिटरली अगर आपको पता हो नहीं पता हो तो आपको ज़िंदगी में कोई पता चलेगा। इंडिया के जो प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ISRO जिसमें नाम लिया जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका नाम लिया जाता है, और TRDO कतई डब्बा गुल हो चुका है यहाँ पर। इनमें आप CSIR भी कह सकते हो, IISER। सिर्फ एक दो जगह ही आपको दिखेगी जहाँ लोग जनरली रिसर्च करें। यहाँ भी आपको 2-4 जगह लोग काम करते हुए दिखेंगे। रीजनलिज्म बहुत हाई है। इसरो में आप देखोगे नॉर्थ इंडियन के लिए कोई जगह नहीं। इसरो का आप एक बार एक काम करना, विकीपीडिया पेज खोलना डायरेक्टर्स का, सारे मलयाली लोग हैं। मतलब ऐसा इम्पॉसिबल है क्या? मतलब साउथ इंडिया में भी मलयाली लोग के अलावा सिर्फ एक डायरेक्टर है, ही इज़ अ कन्नड़ पर्सन। कोई नॉर्थ इंडियन में इतनी औकात हुई नहीं कि इंडिया में स्पेस रिसर्च कर पाए। इसी तरह से BRC DRDO सब बर्बाद है, और लिटरली इन फ्यूचर बकवास करने ही वाले हैं। तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च HEI में तो क्या ही कर लेंगे, ठीक है। खैर, कभी इस बारे में बात करेंगे, ये क्या जोक क्या है। अभी फ़िलहाल आप मुझे गालियाँ दे सकते हो, ठीक है, इस बारे में कि मैंने इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को गाली दे दी, ठीक है। बेस्ट टैलेंट इंडिया में लाएंगे, उनको अट्रैक्टिव फेलोशिप के साथ में PhD आप कर सकते हो IIT ISC में, ठीक। पहले IIT थी, अब इन्होंने क्या कर दिया, काफ़ी और इंस्टीट्यूट भी बढ़ा दिए हैं। जो टॉप 25 ये जो NITs हैं NIRF में, उनको भी इंक्लूड कर लिया, वो भी आपको PM रिसर्च फेलोशिप दे सकती है। IIT में लोग काफ़ी पैसा फूकते हैं, लेकिन IIT में क्या रिसर्च होती है, आपको ये बैंकर बना देते हैं। मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, एक दो को छोड़ दो, कोई रिसर्च में नहीं है, IITian हो या NITian हो। ISC के लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत चले आते हैं, लेकिन IITs तो IIT और IIM ये बैंक जो आपके सिटी बैंक हैं, जो फॉरेन बैंक हैं, उनके लिए Amazon फ्लिपकार्ट उनके लिए आपका जो कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल, वो दे रही हैं, ठीक। देन ठीक है, कोई रिजर्वेशन नहीं होगा इसमें, ठीक है। लेटरल एंट्री भी अलाउड है, डायरेक्ट एंट्री के अलावा। मतलब आपने कहीं 2 साल PhD पहले कर लिया, आप बाद में भी जाके यहाँ अपनी PhD कंटिन्यू कर सकते हो। खैर, दीक्षा की जो हमने बात की थी, गवर्नमेंट की जो फन लर्निंग ऐप है, वो गवर्नमेंट की लर्निंग ऐप होगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग MHRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दी है, और ये आपका स्टूडेंट्स के लिए ठीक है लर्निंग देगी। नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स भी काम करेंगे, मतलब टीचर भी यहाँ पर सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक। देन इसके बाद ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन है, GEC, यूनेस्को ने लॉन्च किया है। इंक्लूसिव लर्निंग ड्यू टू कोविड-19 जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसके लिए ये किया है। और रिमोट एजुकेशन ऑनलाइन चलेगी, एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस मॉडल पर काम करेगी। इक्विटेबल सॉल्यूशन एंड यूनिवर्सल एजुकेशन पर काम करेगी। मल्टी सेक्टर एक्सपर्ट है, कई सारे लोग होंगे, UN FUN ये फलाने निम के सब रहेंगे। यूनेस्को ने लॉन्च किया, बस ये याद रख लेना, ठीक है, और कुछ नहीं है। राइज 2020 कतई मतलब तगड़ा सा नाम रखा हुआ है, रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम एंड एजुकेशन। जब भी इस तरह की स्कीम आए ना, इनका शॉर्ट फॉर्म रख लो बस, और कतई ये बकवास होती हैं, ठीक। तो ये बजट का इनिशिएटिव है, और HEFA है, उसका स्कोप राइज में एक्सपेंड कर दिया। तो कुछ नहीं है, राइज मतलब एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है, 2022 तक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर देगी बस। एक इंडिया रैंकिंग 2020 है, ये NIRF में निकाली गई, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये वही वाला है जो अभी हमने यहाँ बात की थी, ये वाली NCERT, ये वाली NITs, ये वही NIRF है। डिटेल में हम एजुकेशन वृद्धि में हमारे लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो NIRF है, MHRD का है, वॉलंटरी एक्सरसाइज है, ठीक है। ओनली वही इंस्टीट्यूट इसमें रैंक किए जाएंगे जो अपना डेटा दे देंगे। देन अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पहले चलती थी गांधी योजना, अब चलती है दीनदयाल योजना, और अटल पेंशन योजना और अटल फलाना योजना। तो सरकारें सब सेम रहती हैं, आप और हम झगड़ लेते हैं। अरिया, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ARIIA, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन
करोगे तो उसके ऊपर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक स्कीम बना दी, वहाँ आप अपनी रैंकिंग कर सकते हो। इसकी अगर एग्ज़ाम में पूछेगा ना कि ARIIA समटाइम्स जो न्यूज़ में सुनी जाती है वो क्या है, ठीक, तो ये कुछ नहीं है, HEI और यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करेगा, और बाकी IPR इनोवेशन स्टार्टअप, मतलब जो इनोवेशन टाइप की चीज़ें हैं ये सब चीज़ें ये करेगा अरिया, ठीक। इसके बाद ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट GEMR यूनेस्को लेके आता है। 2020 का जो टाइटल है इंक्लूसिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल, ठीक, ये इसकी थीम है, ऑल मीन्स ऑल। आप देख रहे होंगे पूरी एजुकेशन में जब से कोविड-19 आया, SEDG पर चाहे वो स्कीम्स हों, चाहे वल्नरेबल सेक्शन हो या अर्बन पुअर हो, उनके ऊपर बात की गई है, ठीक है। यूनेस्को की बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और इंडिया इसका मेंबर है, UN की बॉडी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने UPSC को नोटिस इशू किया है, मतलब आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो कतई फंगसगिरी करने में लगा है। UPSC ने क्या किया कि जो PWD हैं उनका कोटा नेगलेक्ट कर दिया है। टोटल 796 में 4% जो रिजर्वेशन हुआ, 32 वैकेंसी आनी थी लेकिन सिर्फ 24 वैकेंसी दी है। तो ये गलत बात है यार, जिनके साथ ऑलरेडी गलत हो चुका है आप उनको और गलत कर रहे हो, तो UPSC को तोड़ना चाहिए ढंग से उल्टा लटका के। एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी झंडे गाड़ लिए, अब देखते हैं इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन। दुनिया में जिसे हम हाफ ग्लोब कहते हैं उसका थोड़ा सा कम 48% वुमेन हैं और अराउंड 52% मेल हैं, तो एग्जैक्टली हाफ ग्लोब तो नहीं है। जया जेटली कमेटी, ये याद रखना है, मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो इंडिया में 21 और 18 है मेल और फीमेल के लिए, उनको एग्जामिन करने के लिए कमेटी बनाई गई है। बाकी ये सब पॉइंट्स ऑल ऑफ द अबव टिक मारने होते हैं एग्जाम में। तो एज ऑफ मैरिज और मदरहुड का जो कोरिलेशन है, आपस में क्या लेना देना है, उसको हेल्थ से, मेडिकल वेलबींग से, न्यूट्रिशन स्टेटस हो, मदर और चाइल्ड दोनों के स्टेटस से इसको मैच करेंगे, और बाकी का काफ़ी सारी रिलेटेड चीज़ें। एज ऑफ मेजॉरिटी मतलब एज ऑफ एडल्टहुड, जितने में आप मानने लगते हो कि अब ये एडल्ट हो गए हैं, तो ये जेंडर न्यूट्रल है, 18 या 21 नहीं होती, इंडिया में 18 होती है। इसके लिए लॉ बनाया जाता है, ये लॉ से डिफाइंड होता है कंट्रीज़ में। इंडिया में 18 ईयर्स है जो, उसके लिए इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है 1875 का। तो इस एज पे जैसे ही आप पहुंचते हो तो आप अब माइनर नहीं रह जाते, अब आप बड़े हो जाते हो। माइनर एजेस टू बी कंसीडर एज सच, ठीक है। उनके पास अब सारे लीगल कंट्रोल आ जाते हैं, जो भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और जो उनके पेरेंट या गार्जियन हो उनके जो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या कंट्रोल्स होते हैं उसको टर्मिनेट कर देते हैं। और मिनिमम एज ऑफ मैरिज जैसे कि हमने देखा 21 और 18 ये अलग होती है, ठीक है। कई बार ये रिलीजन से डिफाइन होती है, जैसे हिंदू रिलीजन एक्ट जो है वो 21 और 18 कहता है। मुस्लिम में एज ऑफ प्योरिटी आई थिंक कुछ कहते हैं ना, कौमार्यावस्था जैसे ही प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद शादी की जा सकती है। एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट ये कहलाता है, ठीक है। तो ये वो एज है जब आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हो लीगली, ठीक। तो अगर एक एडल्ट इस एज ऑफ कंसेंट सपोज 18 ईयर्स है, एक 18 ईयर से बड़ा एज का इंसान चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 18 से छोटे के साथ अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व माना जाता है तो वो कभी ये लीगली क्लेम नहीं कर सकता कि सेक्सुअल एक्टिविटी कंसेंसस से हुई थी। तो ये चीज़ वहाँ ख़त्म हो जाएगी और ये चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ या स्टैट्यूटरी रेप कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों ही 18 से छोटे हों तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, तो फिर क्योंकि उनमें से कोई एडल्ट नहीं है तो बच्चों ने बच्चों के साथ रिलेशन बना लिया। हिंदू वुमेंस का जो इनहेरिटेंस राइट है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जजमेंट दिया है। एग्जाम में ज़्यादा ये पूछेगा राइट टू इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में, तो इसको हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक ये लाइन याद रख लो। हिंदू वुमेन के जो राइट हैं ज्वाइंट अधिकारी, ज्वाइंट हेयर होने के, वो बाई बर्थ हैं, वो फादर की डेथ से या उनके जीने या मरने पर डिपेंड नहीं करते। ये 2005 में जो लॉ बनाया गया था, पिछले कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के एक्ट का बैकग्राउंड देखे तो वहाँ से आया। तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्री। तो मेन अल्टीमेट ये बात है कि हिंदू वुमेन के जो राइट हैं वो मेल काउंटर पार्ट्स के बराबर हैं। इसके बाद प्रकाश वर्सेस फूलवती केस में ये बताया था कि बेनिफिट जो 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ था एक्ट में, वो सिर्फ लिविंग डॉटर ऑफ लिविंग को पार्टनर्स को दिए जा सकते। को पार्टनर को अभी हम देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में 2018 में कोर्ट ने इसको पलट दिया था, उसने कहा था कि अगर फादर 2001 के आसपास उनकी डेथ हुई थी तो फिर उनकी प्रॉपर्टी डॉटर को मिल जाएगी, ठीक है। 2018 में उन्होंने वापस से 2015 का लॉ मान लिया था। तो खैर ये बैकग्राउंड नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जाने जा रहा हूँ। प्रकाश वर्सेस फूलवती केस आप एक बार रट सकते हो, बाकी दैट इज़ फाइन, ठीक है। को पार्टनर जो हमने बात की थी, मतलब ऐसे लोग जो इक्वल शेयर्स रखते हैं इनहेरिटेंस में एक अनडिवाइडेड स्टेट में, ठीक है।
कि जो भी बटेगा वसीयत में जिनके इक्वल राइट्स होते हैं उनको को पार्टनर कहते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें जैसे ही पैदा हो जाता है तो उसका हमेशा एक राइट हो जाता है। ठीक है, वुमेन से रिलेटेड इतने ही इश्यूज थे। वल्नरेबल सेक्शन में सबसे पहले ये देखते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कोई खास बात नहीं हुई है। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी आपने देखे बहुत सारे लॉज थे, अराउंड 44 लेबर लॉज को 4 कोड में कंसोलिडेट करने की पिछले 4-5 साल से बात चल रही है। मेंस में भी इसमें क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, प्री में तो शायद नहीं ही होगा, बट ठीक है। इसमें अराउंड 9 लॉज हैं सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनको रिप्लेस करता है ये। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। बाकी इसमें ये अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, इन्होंने कहा अनऑर्गेनाइज वर्कर को भी लाओ और ये सेल्फ एम्प्लॉयड माइग्रेंट वर्कर को भी लाओ, जैसे स्ट्रीट वेंडर हुए। तो ये सब प्री में नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं बस। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बट ठीक है, न्यूज़ में था तो आपको बताना ज़रूरी था। इसके बाद जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स GNSI UNDP ने लॉन्च किया है। ये एक बड़ा इंडेक्स है क्योंकि UNDP ने लॉन्च किया है। ये बताता है कि किस तरह से सोशल बिलीफ्स जेंडर इक्वालिटी को एक तरह से परेशान करते हैं, तंग करते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में, वर्क में और एजुकेशन में स्पेशली ये होता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, ये रिपोर्ट ये कहती है कि एजुकेशन और हेल्थ में तो काफ़ी ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी के जो गैप हैं वो बंद हुए हैं, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े गैप्स अभी भी पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट अफेयर्स में दिखते हैं। बहुत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आपको नहीं दिखती। ठीक है, UN की गाइडलाइंस आई हैं जस्टिस फॉर PWD पर्सनस विद डिसेबिलिटी, पहली ऐसी गाइडलाइंस है। तो बस एग्जाम में बस आपको ये अगर पूछेगा तो मैक्सिमम यही पूछेगा, अदरवाइज UN की बहुत सारी गाइडलाइंस है, लेकिन सोशल जस्टिस ऑन PWD को लेके पहली गाइडलाइंस आई है। ये बताता है कि आप दुनिया भर में कहीं भी जस्टिस सीख कर सकते हो। तो ठीक है, इसमें प्री में आई डोंट थिंक कि कुछ पूछने वाला है। ठीक है, देन POCSO पॉक्सो रूल 2020, एक अमेंडमेंट एक्ट बना था 2019 में, तो उसको इफेक्ट देने के लिए ये नोटिफाई किया गया। तो मेनली इसमें कुछ नहीं है, काफ़ी चीज़ें स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए गए हैं और इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ स्टाफ होगा, मैंडेटरी होगा, जो कि रेगुलर कांटेक्ट विद चिल्ड्रन आया करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, पुलिस पर्सनल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, सेंसिटाइजेशन ड्राइव्स होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, स्टेट्स आपके चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ज़ीरो टॉलरेंस होगा, मतलब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शेल क्या करेंगे, दोनों ही ट्रेनिंग करेंगे, पीरियडिक ट्रेनिंग्स देंगे और एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मटेरियल और करिकुलम दिया जाएगा चिल्ड्रन को। ठीक है, एज अप्रोप्रिएट मतलब 6 साल के बच्चे को आप कॉन्डोम्स की जानकारी नहीं देने लगोगे और 15 साल के बच्चे को आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, इमोशनल मेंटल वेलबींग, चाइल्ड हेल्पलाइन, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसके बाद WHO, लैंसेट मेडिकल जर्नल और यूनिसेफ ने फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट ये दी है। तो एग्जाम में इतना ही पूछेगा, रिपोर्ट से इससे ज़्यादा पूछता नहीं है। पैरामीटर ठीक है, सुन लो, बहुत है इतना। हेल्थ, फ्यूचर और क्लाइमेट चेंज, तो एक पैरामीटर इसमें क्यों मैंने ऐड किया उसका रीज़न है क्लाइमेट चेंज, एक इसने इंपॉर्टेंट पैरामीटर दिया है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कुछ तो या तो ये इस लाइन से पूछ लेगा या फिर क्लाइमेट चेंज पूछेगा। ठीक है, तो ओवरऑल वेलबींग की बात करता है। यहाँ पर 2 इंडेक्स बनाए गए हैं, एक फ्लोरिशिंग इंडेक्स है और एक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स तो CO2 एमिशन के लेवल पे बताता है। ठीक है, इक्विटी की बात करता है गिनी कोफिशिएंट, आई थिंक ये इकोनॉमी में आपने पढ़ लिया होगा तो मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ। इनइक्वालिटी बताता है ये। ठीक है, फ्लोरिशिंग इंडेक्स में ये बताएगा कि मतलब बच्चे कितना फ्लोरिश कर पा रहे हैं। उसके 2 पैरामीटर माने, सर्वाइव कर रहे हैं प्लस थ्राइव कर रहे हैं। मतलब सर्वाइव मतलब जी पा रहे हैं और थ्राइव मतलब थोड़ा बहुत कुछ शान से जी पा रहे हैं। थ्राइव मतलब समझते होगा आप। ठीक है, तो सर्वाइवल में तो ये हो गया, हेल्थ हो गया, सर्वाइवल हो गया, सुसाइड हो गया, हाइजीन हो गया, सैनिटेशन, एक्सट्रीम पॉवर्टी, खाने कोई नहीं है। थ्राइविंग में क्या है, आप अपना अचीवमेंट कुछ कर पाओ लाइफ में, पॉजिटिव जो एजुकेशनल अचीवमेंट है, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्टिव फ्रीडम है, ठीक है, वायलेंस से प्रोटेक्शन है। तो ये सर्वाइव और थ्राइव, तो एग्जाम में आई थिंक इतना सफिशिएंट है। मैक्सिमम आपको ये करना है, आप तो ये इंडेक्स के नाम रट लो। फ्लोरिशिंग इंडेक्स में सर्वाइविंग और थ्राइविंग, इसके बाद आपका सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में क्लाइमेट चेंज और इक्विटी। टेक फॉर ट्राइबल स्वच्छता पोर्टल, ये दोनों ही ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन जो टेक फॉर ट्राइबल है ये ट्राइफेड ने लॉन्च किया है। सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ MSME का है, तो ये तो एनीवे नहीं पूछेगा। ठीक है, ट्राइबल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये बनाई गई है। PM वन धन योजना में जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं
वो इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं और इसमें कोर्सेज कराए जाएंगे, आपको क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। तो उन कोर्सेज को करके आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस में वैल्यू एडिशन कर सकते हो। स्वच्छता पोर्टल, ये मेनली ट्राइबल्स के लिए कराया गया, तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने कराया गया। फिर ट्राइफेड ने ही वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान, जब भी आपको वन धन जैसी चीज़ें दिख जाए ना, ठीक है, तो जैसे ये है PM वन धन योजना, ये सब ट्राइबल के लिए होती है। ट्राइफेड मोस्टली लॉन्च करता है और इनको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स जो है लॉन्च करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइबल को कोविड-19 के लिए एजुकेट करना है। अभी अंडमान की एक अंडमानीज ट्राइब है, उसमें 51 टोटल लोग हैं, उसमें से 10 कोविड पॉजिटिव आ गए, ठीक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, होम क्वारंटीन, हाइजीन, हालांकि जो ट्राइबल लोग हैं काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें फॉलो करते हैं, फिर भी उनको ये सिखाया जाएगा। सामाजिक दूरी से आपको पता ही चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स सामाजिक दूरी। तो इसको जो कर रहे हैं वंदन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG कर रहे हैं, तो प्रोटेक्टिव मास्क प्लस हाइजीन प्रोडक्ट जैसे सोप हुआ, ठीक है, सैनिटाइज़र हुआ, ठीक। ट्राई फूड, ट्राइबल फूड स्कीम, ठीक है। तो देखो जो ट्राइबल के लिए है ट्राइफेड, ठीक है, ये उनकी इकोनॉमिक्स के लिए काम करता है। तो जब एग्जाम में पूछे ट्राई फूड, इसके लिए ट्राई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, फूड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और ट्राइफेड ओवरऑल इनका दोनों का इकोनॉमी रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आप याद करोगे। देन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि स्टेट्स अब SC और ST को सब क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी तक आपने ये देखा होगा कि कई बार एक अच्छी खासी फैमिली से, संभ्रांत फैमिली, अच्छी खासी रिच फैमिली से लोग पढ़ के रैंक 1 बन जाते हैं, और लिटरली जिनको नीड होती है, जनरल कैटेगरी छोड़ दो, SC ST में बहुत बड़ा क्लास डिवाइड है। कुछ लोग जो यहाँ हैं, इनफैक्ट आप यूँ कहो कि यहाँ ना होके नेगेटिव पर है, कुछ लोग SC ST में जनरल कैटेगरी से भी उनकी कंडीशन अच्छी है। तो रिजर्वेशन के कुछ जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, इनइक्वालिटी विद इन रिजर्व कास्ट पैदा की हुई हैं, ठीक है। तो अब स्टेट्स इनमें भी सब क्लासीफाई कर सकते हैं सेंट्रल लिस्ट को, ठीक है। तो वीकेस्ट ऑफ द वीक को दे सकते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जज ने एक जजमेंट दिया है। लॉन्ग रन में आई होप कि एक बहुत मेजर डिसीजन साबित होना चाहिए। इसके बाद PM आवास योजना अर्बन, अब क्या करें, कोविड के टाइम पर ये सब स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो हुपा ने दी है, हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, जो भी इस तरह की स्कीम्स हैं ये हुपा मिनिस्ट्री देती है। मिशन मोड में हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022 तक इसको लाना है। अर्बन पुअर और स्लम ड्वेलर्स जो भी हैं, स्लम में रहने वाले, दोनों चीज़ें हैं। और दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एक ये स्कीम है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम, तो ये भी लाए हैं, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम हुई, अफोर्डेबल है, ठीक है, तो ये अर्बन से रिलेटेड जैसे ही हो जाएगी, उनको ये हुपा मिनिस्ट्री चलाएगी, ठीक है, ये बस याद रखना है। DNULM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, मतलब 2016 से मैंने एग्ज़ाम दिया था और 2015 से मैंने प्रिपरेशन की थी। ये मतलब दीनदयाल उपाध्याय ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं मिनिस्ट्रीज़ में। वही जो सोनिया गांधी, गांधी फैमिली का चला आ रहा है अभी, कि नेहरू और गांधी फैमिली, वो यहाँ पर लीगेसी यहाँ पर भी चल रही है, अटल पेंशन योजना और दीनदयाल उपाध्याय योजना। तो फंडामेंटली कोई पार्टीज़ डिफरेंट होती नहीं है, ठीक है, चाहे वो ये वाली पार्टी हो या फिर ये वाली पार्टी हो, दोनों मिलके ये बनाती हैं, ठीक। तो MOHUPA अगेन सेम इंडस्ट्री है जो चलाएगी, क्योंकि अर्बन लाइवलीहुड से रिलेटेड है। अगर आप इसका नाम देखो, हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन की मिनिस्ट्री है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर करेगा, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अर्बन पुअर की जो पॉवर्टी के लिए काम करेगा, और ऑल स्टैट्यूटरी टाउन जो स्टेट्स बताएंगे। इसके बाद कुछ छोटी छोटी फालतू सी चीज़ें, स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, इनके लिए प्रोटेक्शन देगा, उनको रेगुलेट करता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, श्रम योगी मतलब श्रम योग करने वाला, मतलब श्रमिक वर्कर, ठीक है। मानधन मतलब कुछ उसको पैसा दो, ठीक। तो मेनली ये पेंशन स्कीम है, बस एग्जाम में याद रखना। एग्जाम में जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, नॉर्मली ऑल ऑफ द अबव करने होते हैं। अब ये चीज़ बस याद रखना, श्रम योगी है यहाँ पेंशन के लिए, ठीक है। अर्बन पुअर की सोशल वल्नरेबिलिटी के लिए PM जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना, बहुत सारी चलती है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए है इंश्योरेंस और पेंशन के लिए 3 स्कीम है, ठीक है। तो इसके बाद हेल्थ को देखते हैं। हेल्थ में वैक्सीन नेशनलिज्म आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा। इसका मतलब ये है कि कोई कंट्री है, ठीक है, उसने किसी वैक्सीन बनाने वाली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे प्री परचेज एग्रीमेंट कर लिया कि आप जैसे ही वैक्सीन बना के देते हो हम आपसे ख़रीद लेंगे, कोई और नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो प्री परचेज एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, जैसे अभी आपने देखा होगा UK ने कर लिया है, रशिया ने कर लिया, सब करे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक कंट्री अपने सिटीज़न के लिए वैक्सीन सिक्योर करती है,
ठीक है, चाहे वो बाकियों के लिए हो चाहे ना हो। तो ये ग्लोबल कन्वेंशन है, या WHO क्या कर रहा है, घास छील रहा है, यूनाइटेड नेशंस क्या कर रही है, दिस इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल। ठीक है, 2009 में भी ऐसा देखा गया था, ये सब पहली बार नहीं हो रहा है वैक्सीन नेशनलिज्म का फंडा। USA ने अकेले लगभग इतनी डोजेस खरीद ली थी, अराउंड जो दुनिया में टोटल वैक्सीन का जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाली थी 10 to 15% USA ने अकेले रजिस्टर करा ली थी अपने लिए। तो बस यही है, प्री में वैक्सीन नेशनलिज्म में लोगों ने घंटे घंटे भर के लेक्चर आपको पढ़ा दिए। कोवैक्स फैसिलिटी, ठीक है, अब क्योंकि कुछ लोग ये करने लगे तो फिर कोवैक्स एक WHO ने और ये कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन CEPI और गावी वैक्सीन अलायंस है। ठीक है, इन्होंने मिलकर फिर कहा कि हम एक कोवैक्स, ठीक है, को मतलब मिलकर, वैक्स मतलब वैक्सीन बनाएंगे। ठीक है, तो 2021 तक 2 बिलियन डोजेस कोविड-19 की हम देंगे और लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए स्पेशली होने वाला है। इसके बाद सीरो सर्वे की बात करें, काफ़ी इस पर भी लोगों ने घंटे घंटे के लेक्चर बनाए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं इतना, और पढ़ाया भी गलत सलत है। ठीक है, गलत और सलत। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कुछ सीरम के स्पेसिमेन हो सकते हैं, उनको कलेक्ट करना होता है, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड सैंपल, या ओरल फ्लूइड, ऐसे इनको प्रॉक्सी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन से आप एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर ये सर्वे कलेक्ट करते हो। अब बस आप ये देखते हो कितनी एंटीबॉडीज़ अब बॉडी में हैं, तो इससे आप ये लगाते हो पता। जैसे अभी कोविड-19 के टाइम पर अगर आपको कहीं ये लगे कि कोविड-19 से ही रिलेटेड सीरो सर्वे, तो इट इज़ रॉन्ग, किसी भी बीमारी के लिए हो सकता है। तो बस ये देखा जाता है कि एंटीबॉडीज़ कितनी डेवलप हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ मैंने आपको बायोटेक में पढ़ाया था, इंडिकेटर ऑफ इम्यूनिटी है। ठीक, तो क्या होगा इससे कि अगर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा डेवलप हो गई हैं स्पेसिफिक कोविड-19, इसका मतलब वो बंदा ऑलरेडी कोविड-19 से पॉजिटिव रह चुका है किसी ना किसी टाइम पर। तो सीरो सर्वे से ये पता चला कि पुणे सिटी के अराउंड 40% पॉपुलेशन को हो गया था कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये हम सब जानते हैं कि काफ़ी चीज़ें अंडर रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड होती हैं। इसके बाद अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये भी चाइना से फैला है, मतलब हरामखोर बिल्कुल मान नहीं रहे चाइनीज़। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा रिलीफ की बात यह है कि ये ह्यूमन को नहीं ट्रांसमिट होता है। ये कंटेजियस और इतनी फैटल एनिमल डिजीज़ है कि मॉर्टेलिटी ऑलमोस्ट 100% है, और ये जो पिग्स हैं, सूअर, उनको इन्फेक्ट करती है। तो इश्यूज़ क्या हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा फैल गई है। ठीक है, इकलौता इशू इसका यही है कि इसका कोई क्योर नहीं है, ऑलमोस्ट 100% मॉर्टेलिटी है, और सिर्फ एक तरीका है कि कलिंग करो, उनको काट के मार दो। ठीक है, और फाओ ये कहता है कि एक्सट्रीम हाई पोटेंशियल फॉर ट्रांसबाउंड्री स्प्रेड है। तो इशू क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वहाँ पिगरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड डेवलप्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, तो फेब के बाद से लगभग इतने पिग मर गए हैं, डेथ हो गई उनकी नॉर्थ ईस्ट में, चाइना से आई थी, और कंसर्न जो मैंने बताया वो यही कंसर्न है। देन इसके बाद एक होती है सोत सोबे, आपने देखा होगा, आई थिंक वो साउथ अफ्रीका के एक बॉलर थे। आई लाइक्ड हिम, ही वॉज अ वेरी जेन्युइन बॉलर। ठीक है, तो ऐसे ही टसे से फ्लाई होती है। तो ये इसको अफ्रीकन जो भी ये पढ़ना हो पढ़ लेना, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। टोगो पहली कंट्री है जिसने इसे एलिमिनेट कर दिया। मतलब ये आई थिंक मक्खी काट लेती है, तो कुछ नॉट ऐसा नहीं होता कि लोग सो जाते हैं। स्लीपिंग सिकनेस का ये मतलब नहीं है, थोड़ा उनको रेसेस और कुछ सिकनेस टाइप चीज़ें हो जाती हैं। देन ग्लैंडर्स एक अगेन ये बीमारी है। ठीक है, ये बैक्टीरिया से बीमारी आई है, वायरस से नहीं आई है। एक चीज़ ध्यान रखना कि वायरस के लिए होता है एंटी वायरस, और बैक्टीरिया के लिए होता है एंटी बैक्टीरिया। ठीक है, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दे रहे हैं ना, एक्चुअली वो वायरस को कंट्रोल नहीं करती है। ठीक है, तो ग्लैंडर्स है, बैक्टीरियम, बुरखोल्डेरिया मलाई जो भी है। ठीक है, कैसे नाम याद रखोगे, BLM कुछ ऐसे याद रखो। ठीक है, घोड़ों को प्राइमरीली अफेक्ट करती है, बाकियों को भी अफेक्ट करती है, प्राइमरीली घोड़ों को अफेक्ट करती है, ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकती है। टिक बॉर्न वायरस अगेन चाइना से आया, मतलब मान ही नहीं रहे, ये ग्लैंडर भी आई थिंक वहीं से आई थी। ठीक है, तो ये नया वायरस है, SFTS डिजीज़ कहते हैं इसको, ये नाम पूरा याद करने की नीड नहीं है, सीवियर फीवर विद फलाना डिमका, बस ये टिक बॉर्न वायरस से SFTS डिजीज़ होती है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज़ पॉसिबल, जैसे साइंस एंड टेक में हम कहते हैं कि हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। और जो ये डिजीज़ है, टॉप 10 प्रायोरिटी डिजीज़ ब्लूप्रिंट WHO ने बनाया था, उसमें है ये टॉप 10 डिजीज़ जो ब्लूप्रिंट है, उसमें ऐसी बीमारियां आती हैं, इसमें अराउंड 15-16% से लेके 1/3 तक फैटेलिटी रेट होता है। ठीक है, 1/6 से 1/3।
तो रिसेंट केस ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आई है कोरोना वायरस की तरह, ये री इमरजेंस ऑफ डिजीज़ है। इस पर भी लोगों ने लिटरली कई घंटों के लेक्चर बना दिए, करो देखो लेक्चर और क्या, ठीक है। अफ्रीका वाइल्ड पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। देखो 2 तरह के पोलियो होते हैं, एक तो जो होता है वाइल्ड पोलियो, एक होता है वैक्सीन ड्रिवन पोलियो वायरस VDPV, ठीक। तो वायरस में क्या होता है, सॉरी वैक्सीन में क्या होता है कि एटेन्यूएटेड जिंदा वायरस को बेहोश करके डाला जाता है, लेकिन अगर वही किसी वजह से आपकी आंत में या बॉडी में एक्टिवेट हो गया तो अब वही वायरस जो आपकी बॉडी में नहीं था वही आपको पोलियो कर देगा, तो इसको हम कहते हैं वैक्सीन ड्रिवन पोलियो। तो अब सिर्फ यही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और एक रीज़न को वाइल्ड पोलियो फ्री कब कहते हैं, 3 साल तक कोई केस ना मिले। नाइजीरिया लास्ट अफ्रीकन कंट्री थी। इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी वाइल्ड पोलियो बचा हुआ है। इसके बाद फ्लोरोसिस है, ठीक है, फ्लोरीन से होती है। फ्लोराइड अगर आप ज़्यादा पी जाते हो, मेनली ड्रिंकिंग वाटर से आती है, और ये आपके फ्लोराइड डिपोजिशन हो जाता है हार्ड और सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ बॉडी में। इसके बाद इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ काफ़ी डिटेल में कई बार, ठीक है। तो ग्लोबल एग्रीमेंट है, ऑल WHO मेंबर हैं और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी पे काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसमें जो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी, फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट है हेल्थ सिक्योरिटी का, वो उनके लिए जिन्होंने ये IHR साइन किया हुआ है। तो ये कुछ 3 ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, जॉन हॉपकिंस, तो ये सब तो नहीं पूछेगा, EIU एक बार को आप रट सकते हो, ठीक है। जो इतने फालतू के इंडेक्स होते हैं ना, पूछता नहीं एग्जाम में, पूछ लेना उसको चुपचाप छोड़ाना, किसी को नहीं आता होगा, आपको भी नहीं आता होगा, ठीक। ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, ANM और आशा, ठीक है। आशा रिद्धि मैम ने पढ़ाई दिया है, ठीक है। आशा कम्युनिटी सेलेक्ट करती है, ठीक है, और ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में आती है। ये उस वाले लेक्चर में मिसिंग था, तो यहाँ अपडेट कर लेना। और इनको सहिया इन झारखंड कहते हैं। और ये ANM है, ये विलेज लेवल फैमिली हेल्थ वर्कर है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट कम्युनिटी और हेल्थ सर्विस में ANM और आशा दोनों ही होती हैं। ये जो है हेल्थ सब सेंटर पर काम करती है, मतलब जो छोटे स्मॉल विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन हैं जो PHC की तरह काम करते हैं, और ये रेगुलर मीटिंग आशा के साथ होती है। तो अब ये पॉइंट मैंने क्यों डाला है, इस पॉइंट पर जहाँ से मैंने लिया है 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अरे ठीक है यार, मीटिंग करती ही होगी ना, 2 हेल्थ वर्कर है, मीटिंग नहीं करेंगे क्या। देन NDHM नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इस साल लाल किले से इसका आई थिंक अनाउंसमेंट हुआ है, आपके जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने किया, ठीक है। तो एक नेशनल हेल्थ ID फॉर एवरी इंडियन दी जाएगी, डिजिटाइड हेल्थ रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, ठीक। एक नेशनल हेल्थ ID कार्ड होगा, आप कहीं भी जाके उसे स्वाइप करो और आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स तक पहुंच जाएगी, बस ये है। जो PM जय, ठीक है, आयुष्मान भारत जिसको कहते हैं, उस स्कीम के अंडर लाया गया है। 1 टाइम एक्सेस टू डेटा है जब आप हॉस्पिटल विजिट करोगे, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है, 2018 में नीति आयोग ने प्रपोज किया था एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बनाने का नेशनल हेल्थ स्टैक में, तो ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट करेगी। इससे पहले नेशनल हेल्थ एजेंसी थी, ठीक है। और इसकी ये जो गवर्निंग बॉडी है, इसको यूनियन हेल्थ मिनिस्टर चेयर करता है। कभी अगर आप ऐसे भूल जाओ तो ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी कि मोस्टली जो मिनिस्टर्स हैं वो चेयर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन की कुछ बातें। ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट 2012 में बनाए गए थे, 2025 के लिए 12-13 साल के टारगेट थे। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने बनाए थे 6 ग्लोबल टारगेट। तो ये रटने की नीड नहीं है, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि अंडर 5 स्टंटेड में कुछ रिडक्शन करना है, वेस्टिंग में करना है। वेस्टिंग मतलब हाइट, जो मतलब माचिस की तीली वाले लड़के होते हैं, ठीक है, उनको वेस्टिंग कहते हैं। स्टंटेड मतलब जिनकी एज के हिसाब से हाइट कम होती है, उनको स्टंटेड कहते हैं। एनीमिया इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, आई थिंक 15 to 49 ईयर की एज रिप्रोडक्टिव एज मानी जाती है। लो बर्थ वेट में रिडक्शन करना है और चाइल्डहुड ओवर वेट रिड्यूस करना है, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है पहले 6 महीने में, ठीक है। वुमेन को इसके लिए प्रोत्साहित करना है। देन इसके बाद ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट GNR 2020, तो 2025 के कुछ टारगेट्स हैं, उसके लिए है एंड मेल न्यूट्रिशन इन ऑल इट्स फॉर्म। SDG का कौन सा गोल है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया इज़ लाइकली टू मिस, ठीक है, इंडिया सब कुछ मिस कर देता है तो ये भी मिस कर ही देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना परेशान मत हो, ठीक है। देन एक ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस GNAF बनाया गया। अगेन ये इंटरनेशनल अलायंस एक्सट्रीम हंगर, मतलब क्या है, अब इसको आप कैसे करोगे, ठीक है। ये ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट ये कहते हैं, ग्लोबल नेटवर्क ये है, तो ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ होती है। एग्जाम में अगर गलत हो भी जाए तो कोई ज़्यादा तंग मत होना, मतलब मैं हर बार ये सब गलत करके आता था, अटेम्प्ट भी करता था, गलत भी करता था,
ठीक है, तो करो ना करो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो इजी क्वेश्चन है एग्जाम में वो सॉल्व कर देना, और इजी क्वेश्चन मतलब जो आपकी बेसिक बुक में दिए। NCERT को भी मैं इजी बुक नहीं काउंट करता हूँ, लोग गलत करके आते हैं। जो पॉलिटी के NCERT वाले क्वेश्चन हैं, लोग साल भर झगड़ा करते हैं फोरम पे, कोई कभी पॉलिटी खोल के नहीं देखता है कि वहाँ से लाइन उठा के पूछ लिया, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन जो बेसिक बुक्स मार्केट में फेमस हैं उनको करके आओ उनके क्वेश्चन, और यू आर इन। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट 2016, अब ये इतनी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी ठीक है मैं बता दे रहा हूँ। आप कहो कि भैया हमें पढ़ाया नहीं, ठीक है, लोगों ने तो इस पर 40 मिनट का वीडियो बना दिया, ठीक। तो यूरोपियन यूनियन, फाओ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन्होंने मिलके बनाया है, और ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस इस नेटवर्क ने अगेन दिया, ठीक है। मतलब इन तीनों ने मिलके ये नेटवर्क बनाया, ये नेटवर्क आपकी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस बनाई है। याद कर सकते हो, इतनी चीज़ें तो कर लो, ठीक। देन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, बस यही बचे थे फंसाने के लिए, तो इन्होंने ये लॉन्च किया, ठीक है। देन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, ठीक है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इंडिया में फसाई लाता है, दुनिया में फाओ लाता है। फाओ और फसाई एक ही चीज़ है, FSSAI, ठीक है। सोफ़ी कहते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। सोफिया एक रोबोट का नाम है, कौन सी कंट्री में मिला था आपको पता होना चाहिए। क्या कहते हैं, अरे नीचे क्या होता है कमेंट सेक्शन, उसमें बताना चाहो तो बता देना। और बॉडीज़ क्या है, मतलब मैं तो नहीं कहूँगा कि याद करो, कर लो तो अच्छी बात है। मैं कभी ये चीज़ें एग्ज़ाम में पढ़ के भी नहीं जाता था, ठीक है, बट ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ हंगर, अगेन वही चीज़ है, कितनी फूड की इनसिक्योरिटी, सब कुछ बता रहे हैं एग्जाम में, यही तो दिक्कत है। इसीलिए ना जब ऐसे कोई क्वेश्चन आए ना, ऑल ऑफ दी अबव टिक मारोगे, हाँ इसने भी दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, ठीक है। कन्फ्यूज़न बस यही होता है कि किसने दिया, और ये आप इतना याद कर ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है। 2018 का जब मुझे अटेम्प्ट देना था ना, तो मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ली थी और ऐसे लगभग 11 पेजेस पर बॉडी बनाई थी। फिर एक दिन आई वॉज ईटिंग, तो रोटियां होती ना, चपाती जानते हो, तो उसको मैं गर्म कर रहा था तो गैस के ऊपर, फिर मैंने 11 पेजेस गैस पे रखे, उनको जला दिया था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो 11 पेज भी मुझे याद नहीं हुए थे, और एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आया वो उनसे भी नहीं था, तो वैसे भी नहीं होना, तो वैसे भी नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ों को लेकर तंग नहीं होते, ठीक। FSSAI ने अब कहा इनिशिएटिव भोग स्कीम, मतलब यही बचा था, भगवान के लिए भी एक स्कीम है भोग, ठीक है। भोग लगाओ, ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, ठीक है। जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, पूजा घर हैं, वो फूड सेफ्टी और हाइजीन करेंगे और उस तरह के मैसेज देंगे। ईट राइट मूवमेंट, मतलब FSSAI का है अच्छा खाओ, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ को करेंगे, और बाकी ये तो हाँ, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करेंगे, यस करेंगे, जन नॉर्मल एज बढ़ाएंगे, यस बढ़ाएंगे, एजुकेशन बढ़ाएंगे, यस, एवरीथिंग दे कैन डू, बस ये याद रखना लाइफ स्टाइल डिजीज़ के लिए, ठीक। देन हाइजीन रिलेटेड स्कीम, हाइजीन रेटिंग स्कीम, तो नाम से ही पता चल रहा है रेटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन रेटिंग प्रोसेस है, तो इन्फॉर्म चॉइस आप ले पाओगे जहाँ आप जिस रेस्टोरेंट में खा रहे हो खाना, और मतलब और क्या कर लोगे इसमें। देन FSSAI CHIFSS, तो इन्होंने एक बना दिया है, ठीक है, साइंस बेस्ड फूड सेफ्टी, एग्जाम में पूछ ले तो हाँ ठीक है प्रमोट करता है। ये क्या, ये नहीं करता होगा क्या, साइंस बेस्ड फूड सेफ्टी प्रमोट सब करते हैं। मतलब जब कभी ऐसे कंफ्यूज हो जाओ ना कि ये ऑप्शन रॉन्ग है, आपको दिया ABCD, तो बस एक काम करना, उल्टा कर देना। क्या ये पॉसिबल है कि ये हाइजीन रेटिंग स्कीम ये ना करता हो, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो रिवर्स करके ट्रू क्या आता है। इसके बाद हार्ट अटैक रिवाइंड, ये भी FSSAI की स्कीम है, और एलिमिनेशन ट्रांस फैट बाई 2022 करना है, और पहला मास मीडिया कैंपेन है, ठीक है, फालतू है। इसके बाद ड्रग अब्यूज़ की अगर हम बात करें तो जून 26 पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, UPSC ऐसे डे नहीं पूछता है, ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है। ड्रग अब्यूज़ की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है, ऐसी चीज़ जो प्लेजरेबल इफेक्ट ऑन ब्रेन देता है यार, मतलब लिटरली, मतलब आई वुड लाइक टू हैव, ठीक है। मतलब मेरे एक फ्रेंड है, फ्राइडे को वो फूंक के पड़ जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि मतलब मंडे कब था, जब उठे भाई साहब तो बोले कि अच्छा मंडे भी था बीच में, तो ऐसा भी होता है। बट आई पर्सनली टेल कि अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें अल्कोहल ये सब तो आते ही हैं, ओवर द काउंटर ड्रग अब्यूज़ भी आती है, ठीक है। मतलब काउंटर से मेडिकल स्टोर जाके खरीद लाए, वो भी हो सकता है। किसी को सेट्राजिन खाने का हो गया अब्यूज़ पड़ी है, ठीक, कोई पैरासीटामोल को पीस के सूंघ रहा है, ठीक, तो ये भी हो सकता है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 UNODC ने लॉन्च की है, और यहाँ पर मेनली कोविड-19 बढ़ने से ड्रग कंजम्पशन बढ़ ही जाएगा, ठीक है। इंडिया में गवर्नमेंट ने तो खैर ठेके खोल ही दिए थे, ठीक। किसी ने मतलब एक मीम में शेयर किया था, उसमें लिखा था खोल दे मोदी, दारू के ठेके की फ़ोटो दिखी, खोल दे मोदी, सब चाय नहीं पीते, तो अच्छी बात है। देन गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट, तो ये याद रखना कि ट्राइंगल इस एरिया में है, क्रेसेंट इस एरिया में, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उस एरिया में क्रेसेंट है, और जो ये वाले कंट्रीज़ है चाइना, यहाँ पर गोल्डन ट्राइंगल है।
वर्मा, थाईलैंड, लाओस ये गोल्डन ट्राइंगल है। यहाँ पर ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये गोल्डन क्रेसेंट है। तो ये मेजर ओपीएम प्रोडक्शन रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। तो गोल्डन ट्राइंगल का अगर आप देखो कुछ पार्ट चाइना में, मतलब दुनिया की हर हरामखोरी चाइना से आती है, ठीक है। तो यूनान प्रोविंस है, साथ में कुछ पार्ट वियतनाम का भी टच करता है। खैर, जो ये गोल्डन ट्राइंगल है ना, तो ये इस वजह से कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ आपका थाईलैंड है या लाओस है। ये ऐसा पॉइंटर है, आप देखोगे यहाँ पर कि सब कुछ मिलता है। ये 2 कंट्रीज़ 3 कंट्रीज़ मिल रही हैं, ये कंट्री और ये कंट्री मिल रही है, साथ में चाइना भी मिल रहा है, ठीक है। ट्राई जंक्शन बोलते हैं। ये एक ट्राई जंक्शन है और एक ये ट्राई जंक्शन है। नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में था, तो ये कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए था। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्होंने दिया, नोडल ड्रग एजेंसी है। तो बस ये याद रखना है कि ये जो ब्यूरो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। बाकी ड्रग ट्रैफिकिंग और अब्यूज़ रोकने के लिए है। फाइन। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन 2018-15 बनाए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ही बनाया करती है, ठीक है। नशा मुक्त भारत, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपको ये पता होना चाहिए ड्रग एब्यूज़ के लिए ये मिनिस्ट्री काम करती है, ठीक है। तो जो ऐसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए काम करेगी और चिल्ड्रन और यूथ तक ये अवेयरनेस पहुंचाएगी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डी एडिक्शन सेंटर ओपन करने में हेल्प करेगी। इसके बाद इंटरनेशनल कोलेबोरेशन ऑन ड्रग, ये 3 कोलेबोरेशन। इसके बाद बिमस्टेक कॉन्फ्रेंस है ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग, ये इंडिया ने लॉन्च की थी इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ठीक है, ये 3 नाम पता होने चाहिए। इंडिया इनकी सिग्नेटरी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग इसका है। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का जो कन्वेंशन है उसका है। और कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड ये ठीक सबका है। बस इनको ऐसे याद कर लेना। 61 के बाद 71, उसके बाद 1988, ठीक। इंडिया सिग्नेटरी है। ड्रग खत्म हो गया। अब देखते हैं मिसलेनियस फालतू चीज़ें क्या हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन, अरे ये फालतू चीज़ में आ गया क्या, ठीक है। हाँ वैसे ऐसे ही लग रहा है। ग्रामीण फेज़ 2 लॉन्च होगा, फेज़ 1 के बाद फेज़ 2। तो SBM ग्रामीण, ये आपका पहले आपका एक और दूसरी मिनिस्ट्री होती थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आ गया है, ठीक है। इसमें है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उसने इसे लॉन्च किया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब ये सब जनरल पॉइंट हैं एग्जाम में, हाँ जी होगा, ठीक है। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ टू प्रमोट क्लीनलीनेस, हाइजीन, ओपन डिफेकेशन एलिमिनेट करना। एग्जाम में ना मैंने एक बार टू एलिमिनेट डिफेकेशन लिख दिया था, फिर आप बोलते हो क्या सर आपके GS में नंबर क्यों आए, ऑप्शन में तो 300 क्रॉस कर दिए, एस में 150। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। एक वो कौन से मेहता थे इकोनॉमी में, तो उनकी कमेटी मुझे लिखनी थी, कोई मेहता थे आई फॉरगॉट, तो उसके वाले में तारक मेहता कमेटी लिख दिया था। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। टॉयलेट एक्सेस यूनिवर्सल करना है, सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस लानी है और कम्युनिटी बेस्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है, वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और लिक्विड वेस्ट दोनों मैनेजमेंट के लिए। ODF प्लस क्या है, ओपन डिफेकेशन फ्री, ठीक है। तो इसमें ODF सस्टेनेबिलिटी और सॉलिड और वेस्ट लिक्विड मैनेजमेंट दोनों चीज़ें आती हैं। इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका हर ग्राम पंचायत में होगा। फंडिंग आपका कन्वर्जेंस ऑफ जो डिफरेंट फंडिंग वर्टिकल्स हैं उनसे आएगा। फंड शेयरिंग होगी सेंटर और स्टेट में, ये रटने की नीड नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, 90-10 है वो J&K के लिए भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा बाकी अलग जो यूनियन टेरेटरीज़ हैं उनके लिए 100 और 0 है, मतलब J&K अपने लिए 10% खुद लगाएगा, ठीक है। बाकी यह कहानी आपको पता ही होगी। इसके बाद फंडिंग फॉर SLWM है, पर कैपिटा बेसिस पर होगी, पहले नंबर ऑफ हाउस होल्ड के बेस पर होती थी, ठीक है। तो अब जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, हर इंसान के बेस पे ही हो सकता है ना, कि मतलब कितने एक हाउस होल्ड में मान लो अगर 2 लोग हैं और 5 लोग हैं, उनके लिए आप सेम पैसा नहीं दे सकते ना, ठीक है। देन कम्युनिटी मैनेज सैनिटरी कॉम्प्लेक्स विलेज लेवल पर होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस है इंक्रीज़ कर दी गई है। इसके अलावा इंडिविजुअल हाउस टॉयलेट के लिए कुछ पैसा दे दिया है। फिर नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम, ये 2 चीज़ें याद रख लेना, हालांकि ये अलग से चल रहे हैं, ठीक है। गोबर धन गैस, गोबर धन मतलब गोबर से धन बनाएंगे और क्या उपले बना के बेचोगे। एक गोबर को बेचने की कॉस्ट आपको आती है 0.1 रुपये और गोबर धन से जो उपले बनाते हो 2 से 3 रुपये मिलता है, ये गोबर धन है, ठीक है। SATT सतत स्कीम, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। स्वच्छता मंच वेब पोर्टल, मतलब क्या करें, ठीक है। इसके अंदर बना दिया एक वेब पोर्टल, बाकी ठीक है क्या कर लोगे। एक वेब पोर्टल है, एक वेब पोर्टल पे आप क्या कर सकते हो, पिक्चर अपडेट कर सकते हो, पुरानी स्वच्छता ऐप से कर सकते हो, मतलब पिक्चर दे सकते हो, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आओ, टिंडर टाइप, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक। स्वच्छ भारत मिशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ उसको देखने के लिए है। रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में है। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है इसकी 3, ये याद रख लेना।
MOHUA महुआ और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये अर्बन में है, ये रूरल में है। इसके अलावा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है सर्वेक्षण का? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूछ के उनसे आप इम्प्लीमेंट कराओ। तो लार्ज स्केल सिटीजन पार्टीशन करना है, अवेयरनेस लानी है, हेल्दी कंपटीशन लाना है। और 2020 की जो रिपोर्ट है ये पॉपुलेशन कैटेगराइजेशन ऑफ सिटीज़ के बेस पर है। ओवरऑल जो रैंकिंग रिलीज़ की गई है इस बेस पर की गई है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र RSK, स्वच्छ भारत मिशन में जो भी आजकल स्वच्छता चल रहा है सब इसी में SBM में, ठीक है। तो स्वच्छता सत्याग्रह टू स्वच्छता, ठीक है। 1942 में जो सत्याग्रह हुआ, गांधी जी ने जो भी सत्याग्रह किए हैं वहाँ से लेकर अब हम स्वच्छता ग्रह पर आ गए हैं, ठीक है। सत्याग्रह टू स्वच्छताग्रह दुनिया का सबसे बड़ा बिहेवियरल चेंज कैंपेन है। तो ये सब ऑल ऑफ द टिक मारने वाले होते हैं। लैंसेट की जो स्टडी आई है उन्होंने ये कहा है कि 2064 में दुनिया की पॉपुलेशन पीक कर जाएगी, यहाँ पर अराउंड 10 बिलियन पहुँचेगी। उसके बाद 2100 के आसपास 8.8 बिलियन आएगी। तो जो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट है, ठीक है, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट भी यही कहती है। या फिर जो आपके सुप्रीम पेसिमिस्ट कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? माल्थस, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इनको सुप्रीम पेसिमिस्ट कहा गया है। इन्होंने भी कहा था दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। जो लिमिट टू ग्रोथ है ये क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट है, 1972 में बनाई गई थी। तो इन्होंने भी ये कहा था कि 2100 के आसपास दुनिया में मतलब भुखमरी आ जाएगी, सब हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट ये भी यही कहती है, ठीक है। PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, तो स्ट्रीट वेंडर के लिए आत्मनिर्भर निधि है। तो ये अगेन स्ट्रीट वेंडर के लिए अगेन यही मिनिस्ट्री आई है। मैंने बताया था इस मिनिस्ट्री जो भी अर्बन पुअर से रिलेटेड स्कीम्स हैं वो ये वाली मिनिस्ट्री लाएगी। सिड भी यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। सिड भी क्यों है? क्योंकि स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है, ठीक है। क्रेडिट गारंटी देगी उनको जो इनको पैसा देंगे। मतलब सपोज़ अगर मैं एक स्ट्रीट वेंडर हूँ, मुझे साड़ियाँ बेचनी है कि साड़ी ले लो, हरी पीली नीली गुलाबी, तो पहले मैं पैसा लाऊंगा ना, तो मैं इनसे पैसा लाऊंगा और ये इनको क्रेडिट गारंटी सिडबी से मिलेगी, ठीक है। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एक बनाया जाएगा MSME के लिए। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, MSME नहीं है, MSE है, याद रखना, मीडियम नहीं है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, बीमित व्यक्ति का जिसका इंश्योरेंस हो चुका है तो ये ESI देती है। फाइनेंशियली सपोर्ट उनको देगी जो अपनी जॉब खो चुके हैं, जो कि आपका चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है, जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से हो गया, किसी वजह से हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रिलैक्स कर दिया गया। इसके बाद PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ MSME दे रही है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है फिर से ये, और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए काम करती है। अराउंड 1/3 सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा दी जाती है, सर्विस सेक्टर में कम दी जाती है, हमेशा ये ट्रू है, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन है स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जो खादी से रिलेटेड कभी नाम दिख जाए तो वो इसको काम कर रहे हैं। स्टेट में खादी और विलेज इंडस्ट्री है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर और बैंक है, सेंटर में आपका खादी कमीशन है जो वो करता है। चुनौती स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है, चुनौती मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दिया है, तो ये याद रखना, चुनौती MSME मिनिस्ट्री का नहीं है, ठीक है। स्पेशल फोकस Tier 2 टाउन्स पर है कि ये कहते हैं हम कि इंडिया में जो छोटी सिटीज़ हैं उनमें आप फोकस कर लो एंड यू आर डन। देन जो अभी मैंने आपको बताया था ग्रेट अंडमानीज ट्राइब में 51 लोग हैं और उनकी पॉपुलेशन ही टोटल 51 है, उनमें 10 कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये PVTG हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब जो आइसोलेशन में रहते हैं, ठीक है, उनको भी हो गया। तो बाकी तो छोड़ दो, अब कहाँ तक कोरोना का जो फैलाव है, प्रसार है, वो कहाँ तक होगा। ज़ेरू डायलेक्ट बोला करते हैं। जो अंडमान में ट्राइब्स होती हैं वो होती हैं ओंगे, जाड़वा और ऐसे ही है। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि ओंगे ने जड़ दिया, ठीक है, इस तरह से कुछ रट लो, ठीक है। ग्रेट अंडमानी जी ने सेंटी होके जड़ दिया, ठीक है, तो इस तरह से रटो, सेंट्रलीज, ओंगे, जरावा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, पता नहीं कौन से फालतू ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग लॉन्च करते रहते हैं। मतलब एग्जाम में कहूँगा पढ़ना है पढ़ लो, आई विल टेल कि नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, बाकी आपकी मर्जी। देन ये स्कॉच गवर्नमेंट अवार्ड, अब ये भी फालतू सही है लेकिन ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने रिसीव किया है। इंपॉर्टेंट क्या है, जब ट्राइबल अफेयर्स है तो ट्राइबल के लिए किया होगा, ठीक है। IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ये जो अवार्ड है ना, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, लेकिन जो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देती है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन देती है,
बस ये इसीलिए मुझे अपीलिंग लगा तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। देन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 है, ठीक है, मैराथन की तरह हैकाथॉन मतलब ऑनलाइन होगी। स्टूडेंट्स बताएंगे अब इंडिया में जो सम ऑफ द प्रेसिंग प्रॉब्लम है वो बताएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स की ना जो वो है ना अचीवमेंट, वो उसमें आते हैं दैनिक जागरण और अमर उजाला में कि इन्होंने फ्रिज बना दिया और इन्होंने घड़ा बना दिया। ये पता नहीं कहाँ खो जाते हैं ये सब रिसर्चर, मुझे आज तक मिले नहीं ये लोग, ठीक है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट लोगों से मिल लिया हूँ मैं, काफ़ी वैज्ञानिकों से मिल लिया हूँ, काफ़ी रिसर्च बॉडीज़ से मिल लिया, बट कहीं मिले ही नहीं ये लोग, पता नहीं कहाँ है। MHRD, AICTE और ये पता नहीं कौन कौन फालतू लोग हैं। बस ये याद रख लो कि इसके लिए है, ठीक है। MyGov.in गवर्नमेंट के इंगेजमेंट के लिए और क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है। नमः बसाई, जब इस नामाथ जब TH आ जाए ना टी के बाद, इसका मतलब साउथ इंडियन वर्ड है, ठीक है। स्वागत, मेरे एक सीनियर है उनका नाम स्वागत है तो स्वागत लिखते हैं TH, ठीक है। त्रिपाठी को तिरुपति बोलते हैं, तिरुपति, निशान त्रिपाठी, ठीक है। केरला's प्रोग्राम फॉर टीचिंग ट्राइबल, उनको मदर टंग में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नामाथ बसाई, नामाट हो गया है, ठीक है। मिलेनियम अलायंस है, ये इनोवेटिव ड्रिवन है, ठीक है, मतलब कुछ इनोवेशन करेंगे बैठ के ये लोग, और क्या है, दुनिया में यही सब BC चल रही है तो ये भी कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है, मतलब कुछ काम धाम नहीं है इनको। फिक्की के साथ और US और UK के साथ ये मिलके बैठ के इनोवेशन करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे कि इंडिया में जो इन्वेंशन हो गए हैं, इनोवेशन हो गए हैं, इन्वेंशन दोनों चीज़ें, उनको ग्लोबल सॉल्यूशन दे पा रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए मिलेनियम अलायंस है, मतलब इंडिया के लोग अब दुनिया को सॉल्यूशन देने चले हैं। वाह। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले हम ये 1986 की पॉलिसी और 1992 का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। एलिमेंट्री, सेकेंडरी और जो हायर एजुकेशन को लेकर चीज़ें कही गई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स, आर्टिकल 14, 15, 21, अगेन जो भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल आप हर एक बंदे को आप कंपेरेबल क्वालिटी के एजुकेशन दोगे, चाहे उनकी कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, रिलीजन कुछ भी होते रहे, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन यूनिवर्सल एक्सेस देना, ये याद रखना छोटे बच्चों को, ठीक। और इन्होंने रिटेंशन की भी बात की थी 14 ईयर्स की एज तक, जो आपका RTE एक्ट आया था, ये आया था, वो भी कहीं ना कहीं इसी से विज़न लेके आया था। और जो आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कैन यू टेल मी ये क्या है? ये सब रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक। कमेंट सेक्शन में आई वुड लाइक टू नो कि ये क्या है। सेकेंडरी में कंप्यूटर लिटरेसी की भी बात कर दी गई थी, बाकी सब जनरल पॉइंट थे, ये मत कहना कि मतलब एक पॉइंट ही है। और हायर एजुकेशन में मतलब क्रिटिकल इश्यूज़ पर हायर एजुकेशन देनी है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं 2040 तक हम ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बना देंगे दैट इज़ सेकंड टू नन। तो ऐसे काफ़ी सारी फ़न एकेडमीज़ बनाई जाएंगी जो आपको इस तरह की एजुकेशन देंगी। देन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब लिटरली ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम। अब बच्चे ऐसे होंगे कि बस उनसे कुछ पूछ लो बता देंगे, चाहे वो 2 साल के हों, ठीक है। NPE 1986 को ऑब्वियसली रिप्लेस करेगी और एजुकेशन सिस्टम इक्विटेबल और वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, मतलब ऐसी होगी सोसाइटी, ठीक है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि मेरे सपनों का भारत कैसा हो, तो बता देना बस ऐसा हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाएंगे हम लोग, ठीक है, जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक, जिनको वैल्यू होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की, कंट्री से बॉन्डिंग होगी, तो अच्छी बात है। आज तक तो हो नहीं पाया ऐसा। ट्रूली ग्लोबल सिटीज़न बनाएंगे, मतलब अब आई वॉन्ट टू लाफ बट ठीक है फाइन। तो बच्चे समझ पाए अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंजिंग वर्ल्ड में, ठीक है। ह्यूमन राइट्स को लेकर वो सेंसिटिव हों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहें, ग्लोबल वेलबीइंग पर काम करें, ठीक है, अच्छी बात है। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कराएंगे, जो स्किल्स हैं, वैल्यूज़ हैं कि मतलब मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश कैसे बोलूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं कन्नड़ा कैसे बोलूँ, ये सब इश्यूज़ नहीं आएंगे। SDG 4 जो है 2030 उसको अचीव करना है, ठीक। SDG की अगर बात करें तो इंडिया ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है 2015 में, और इतना बड़ा गोल लाने के लिए भाई साहब इतना पूरा एंटायर एजुकेशन सिस्टम को रिकन्फिग्रेशन करना होगा। तो फिर हमारे जो चाय बेचने वाले अंकल जी हैं या दद्दू, उन्होंने कर दिया, ठीक है। ठीक है, NEP 2020 के जो की प्रोविजंस हैं, स्कूल और हायर एजुकेशन को हम नेक्स्ट टॉपिक्स में देखते हैं, पूरा एक स्टैंड अलोन टॉपिक की तरफ। एजुकेशन फाइनेंसिंग करेंगे, अराउंड 6% ऑफ GDP तक सेंटर और स्टेट दोनों मिलके करेंगे। और प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देंगे, ठीक है।
टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के लिए है ये NETF बनाई गई है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ऑटोनोमस बॉडी रहेगी, ये लर्निंग कराएगी, असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स का भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराएगी। एजुकेशन जब रिफॉर्म करनी हो ना, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, स्टूडेंट्स के साथ में टीचर का लर्निंग भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आई एम कंटिन्यूसली लर्निंग फ्रॉम यू पीपल। आप ये कमेंट सेक्शन देखता हूँ, आप लोग कई बार गालियाँ दे तो कमेंट सेक्शन में, तो ऑलरेडी पढ़ के गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर भी वी ट्राई टू लर्न कि ऐसा क्या हो सकता है। मीन्स अगर कोई एक भी अनसेटिस्फाइड है तो क्यों है, ठीक है। तो उस तरह से मैं भी ट्राई करता हूँ। तो हमेशा स्टूडेंट और टीचर लर्निंग हमेशा दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन रहेगी, प्रिपेयर्डनेस होगी, अल्टरनेटिव मोड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। MHRD में एक डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाएगी जो कि अब हो गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। डिजिटल इंफ्रा लगाया जाएगा, कंटेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, डिजिटल काम किया जाएगा। ऑब्वियसली ये मतलब अब जो भी हो रहा है कंट्री में डिजिटल हो रहा है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी में कुछ ऐसा लिखा गया, और इसके अलावा DPSP में भी ऐसा कुछ कहा गया, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज, आर्ट और कल्चर की प्रमोशन करने के लिए काम किया जाएगा। न्यू प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री पूरे चलाए जाएंगे, जिसमें इंडियन लैंग्वेज के लिए, कंपैरेटिव लिटरेचर, इस टाइप की चीज़ों के लिए किया जाएगा। म्यूज़िक, फिलोसफी, आर्ट, क्रिएटिव राइटिंग सब करोगे, डिग्रीज़ दी जाएंगी इन सब में, ठीक है। हाई क्वालिटी प्रोग्राम और डिग्री होंगे, आर्ट और म्यूज़ियम, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्कियोलॉजी, इनमें भी दिए जाएंगे। और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में 22, उनमें एकेडमीज़ बनाई जाएगी, सब पे एकेडमीज़ बनाई जाएंगी, ठीक है। और आर्टिस्ट, इन हाउस आर्टिस्ट रखे जाएंगे जो कि बच्चों को सिखाएं आर्ट, क्रिएटिविटी, और उस रीजन की, रिलीजन की, कंट्री की, नेशन की जो भी अच्छी चीज़ है वो बताएंगे। और आउटस्टैंडिंग लोकल आर्टिस्ट हैं उनको गेस्ट फैकल्टी की तरह बुलाया जाएगा। तो अगर आप किसी को बेवकूफ़ बनाना जानते हो तो आप भी यहाँ पर जाके पढ़ा सकते हो, ठीक है। ये भी एक अच्छी आर्ट होती है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन। जैसे इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी क्यों चलती है? गालियों की वजह से। आप गालियाँ देना सीख जाओ एंड यू आर अ हिट कॉमेडियन। कुछ ही ऐसे कॉमेडियन हैं जो बिना गालियों के फेमस है। जैसे उसमें एक वो मुंबई के शर्मा जी हैं, संदीप शर्मा, और एक दो लोग और भी हैं जो दारू पी के संजय दत्त टाइप है। तो बाकी सब लोग ऐसे ही हैं। तो आप जा सकते हो यहाँ पर, अगर आपको कुछ भी आता है, गालियाँ देना आती है, कुछ भी, तो आप वहाँ बच्चों को सिखा सकते हो। एडल्ट एजुकेशन 100% लिटरेसी देंगे। यूज़ ऑफ स्कूल बियॉन्ड स्कूल आवर्स अभी भी होता है शाम को एडल्ट एजुकेशन। प्रौढ़ शिक्षा जिसे कहते हैं, एडल्ट जो मतलब बच्चे नहीं हैं, इनको अब टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी। ऑनलाइन कोर्स, सैटेलाइट से ICT, ये सब चीज़ें दी जाएंगी। प्रोफेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी, इसको हायर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट। इंडिया में जो एम्प्लॉयबिलिटी है लोगों की 2 to 3% है, ये नारायण मूर्ति ने कहा है। बीइंग पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस IAS टीम, आज तक मैं कम से कम 700-800 लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूँ टीचिंग के लिए, एंड इवन आज भी मुझे 10-12 भी वर्थ लोग नहीं मिले। तो मतलब आई डोंट थिंक कि 2 to 3% भी एम्प्लॉयबिलिटी, लिटरली मतलब उनका जो डेमो होता है या कुछ होता है, आई यूज टू से, मतलब समझ जाओगे क्या बोला है, ठीक। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन आएंगे, ये अच्छी चीज़ होगी कि अभी आपको अगर साइंस पढ़नी होती थी तो आप सिर्फ साइंस पढ़ सकते थे। अब मेरी मर्जी में साइंस के साथ में सोशल साइंस, ज्योग्राफी पढ़ लूँ, ठीक है। तो अब UPSC की तैयारी करने के लिए आपको क्या है, बस ऐसे एक इंस्टीट्यूट में चले जाओ जहाँ पर आपने हेल्थ साइंस भी ले ली, साथ में आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल भी ले लिया, ज्योग्राफी पढ़ ली, बाद में ज्योग्राफी से UPSC दे दिया, ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे, इंस्टीट्यूट भी होंगे और एजुकेशन भी होगी। इसके अलावा जो आपका एजुकेशन है वो इंक्लूसिव होगी। SEDG एक न्यू टर्म अब हमें लगातार सुनने को मिलेगी, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, SEDG, ठीक है। तो पहली बात है जो स्कूल एजुकेशन, उसकी बात करते हैं क्या किया गया। इसमें हम देखेंगे कि इश्यूज़ क्या हैं और जो NEP में क्या चेंजेस किए गए हैं। पहली चीज़ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये रटना नहीं होता है, ठीक है। कभी भी शॉर्ट फॉर्म UPSC कभी ये नहीं पूछेगा कि ECCE की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक। चाइल्डहुड तो होती है मतलब 18 साल तक, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे एज ऑफ मेजॉरिटी, 18 साल के बाद आप एडल्ट कहने लगते हो, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड इन्होंने डिफाइन किया 3 to 6 ईयर। तो इनके लिए तो यूनिवर्सल एक्सेस होगी एजुकेशन की, अभी तक ये पार्ट अभी तक कवर्ड नहीं था, ठीक है। तो उसको हम स्कूल करिकुलम में लाएंगे। प्री स्कूल और आंगनवाड़ी बनाए जाएंगे, वहाँ पर आपको ये एजुकेशन बच्चों को उपलब्ध मिल जाएगी। और टीचर और आंगनवाड़ी वर्कर उनको ट्रेन किया जाएगा, स्पेशली छोटे बच्चों की पैडागोजी और करिकुलम। पैडागोजी होता है साइंस ऑफ टीचिंग, ठीक है। मैं खुद ये लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब B.Ed वालों को पता होगा कि कैसा होता है B.Ed एंड BTC। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन होगा, सिर्फ MHRD या MOE नहीं करेगी, इसके साथ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर, मतलब ट्राइबल मिनिस्ट्री तक लेके आए हैं, ताकि जो STs हैं, SEDG की जो हमने बात की, उन तक भी चीज़ें पहुँच पाए। हेल्थ, ठीक है, अच्छा खाना मिले, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फीमेल के लिए, तो इंक्लूसिव काइंड ऑफ एजुकेशन है। प्री स्कूल
जो सेक्शन है वो बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है। अभी अलग से क्या होता है कि प्ले स्कूल में आपको अपने बच्चों को भेजना पड़ता है, राइट। तो अब वो सब दिक्कतें नहीं होंगी। देन नेशनल सर्कुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये NCERT डेवलप करेगी 8 साल के बच्चों की एज तक के लिए, ठीक। तो अब एक यूनिफॉर्म नेशनल सर्कुलर होगा, NCERT ही बुक्स बनाएगी, सीधे बात है, ठीक। अभी NCERT क्या कर रही है, आप देखते हो ना UPSC की तैयारी के लिए 12th तक की NCERT पढ़ लो, तो अब आपको ये वाली NCERT भी पढ़नी पड़ेंगी। ये इन छोटे बच्चों LKG UKG की भी NCERT पढ़नी पड़ेंगी। देन इसके बाद फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। ASER, प्रथम NGO, NCERT का NAS सर्वे, सब कहते हैं इंडिया में बच्चे मतलब पढ़ लेते हैं लेकिन जोड़ना घटाने नहीं आता है, मैथमेटिक्स नहीं आते, बेसिक नहीं आती चीज़ें, ठीक है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी क्या होती है, एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रहेंड बेसिक टेक्स्ट, मतलब कुछ लिखा है, काला अक्षर भैंस बराबर ना दिखे, ठीक है। काला अक्षर मतलब काले अक्षर बराबर ही दिखे, ठीक। और एबिलिटी टू कैरी आउट बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये न्यूमेरेसी हो गई, ठीक है, न्यूमेरिकल स्किल्स। तो ये तो अभी तक मिसिंग है। प्रोविज़न इसमें क्या किए गए हैं, एक तो नेशनल मिशन बनाएंगे इस पर सब प्राइमरी स्कूल के लिए क्लास 3 तक, ठीक है। तो मतलब यही फाउंडेशनल जो लर्निंग है छोटे बच्चों में मिसिंग है, यही प्रथम की जो ASER रिपोर्ट है वो ये कहती है। MHRD मतलब MOE बनाएगी, स्टेट और UT अपने खुद के इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए और स्टेट और UT के बारे में पता होना चाहिए। नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी आएगी जो कि आपको करेगी कि भाई अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, क्वालिटी। जैसे आप NCERT की बुक अगर पढ़ना चाहो या फिर क्या होता है वो IGNOU उसकी अगर आप पढ़ना चाहो, NIOS की पढ़ना चाहो, तो ये सब आपको मिल जाता है, मटेरियल ऑनलाइन फ्री मिल जाता है, इनकी वेबसाइट पर गवर्नमेंट खुद देती है। नेशनल रिपोजिटरी होगी जो कि आपका दीक्षा प्लेटफॉर्म, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यहाँ पर आपका नेशनल रिपोजिटरी होगी, आप कंट्रोल F करो, सर्च रिजल्ट में जाओ, आपको मिल जाएगा। हाई क्वालिटी रिसोर्स मिलेंगे, मतलब छोटी मोटी क्वालिटी नहीं होगी, फन एकेडमी टाइप रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ड्रॉप आउट रेट आपको कम करना है और यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन इंश्योर करना है। प्रेजेंट स्टेटस है ये UPSC प्री के लिए तो नहीं इंपॉर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए। GER होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, 6 to 8 के लिए 91 है। बस आप ट्रेंड देखो, छोटी क्लास में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कम है, मतलब इनरोलमेंट रेशियो हाई है, बाद में ये बढ़ता है, ठीक, घटता है। ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है, यहाँ 91% और 10% ही लोग हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। उसके बाद ये हाल देखो, ठीक, कमाना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रोविज़न किए गए हैं कि भैया इसको तो सेकेंडरी लेवल तक 100% कर दो, ठीक है। और इंफ्रा है उसको इफेक्टिव और सफिशिएंट लाओ तो अपने आप ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगा। और ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी लाओ कि अगर भैया फैज़ल किसी का बदला लेने गया भी है तो फिर वो आपकी लर्निंग ऐप पर चीज़ें देख पाए कि अच्छा ठीक है, यहाँ बंदूक से इसको ठोक देते हैं, साथ में हम थोड़ा लर्न भी कर लेते हैं, ठीक। तो ये NIOS देगा और साथ में स्टेट ओपन स्कूल्स भी एक्सपेंड किए जाएंगे, स्टूडेंट्स और उनकी लर्निंग लेवल को ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। देन पेडागोजी की बात करते हैं और करिकुलम की बात करते हैं। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इंडिया में जो एजुकेशन है ना जनरलिस्टिक नेचर की है, ठीक है। तो अब जो है ना उसे हम जनरलिस्टिक से स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ चीज़ में बनाएंगे, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ होती है वो बनाएंगे, ठीक है। तो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन तो कतई मतलब गड्ढे में गई हुई है इंडिया की, ठीक। तो प्रोविज़न NEP में क्या है, जो स्कूल करिकुलम है पेडागोजी है 5+3+4+4 डिज़ाइन। डरने की नीड नहीं है, पढ़ोगे आप उतने ही साल, ठीक है। 5 में क्या हो गया, अब आप 3 से 18 साल के लिए हो जाओगे, ठीक है। अभी तक क्या होता था 10+2 होता था, ठीक है। या फिर अभी तक क्या होता था 5+3+2+2 इस तरह से दिखता था। तो 2 साल अब एक्स्ट्रा कर दिए, ठीक। तो जो पहले 5 साल है, ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब दिख रहा है ना कि 3, 3, 6 और 4, 10, 15, 15 साल तक पढ़ेंगे, अभी तो 12 साल की स्कूलिंग होती थी। तो उसमें जो 3 साल एक्स्ट्रा है ना वो 3 years ऑफ प्री स्कूल है, ठीक। अब मतलब छोटे बच्चे हैं घर में, वो प्ले स्कूल वाले जो मैडम है वो बहन जी नहीं आएंगी, आप अपने बच्चों को मतलब गवर्नमेंट के KV या कहीं वहाँ भेज सकते हो, ठीक है। बाकी सब सेम है, 3 साल का प्री स्कूल है, इसके बाद 2 साल का प्राइमरी है, 1st to 2nd, ठीक है। बस ये नाम चेंज कर दिया कि प्राइमरी स्कूल है, तो ये बस याद रखना, प्राइमरी सेकेंडरी को चेंज कर दिया, प्राइमरी, प्रिपरेटरी, मिडिल और हायर। तो प्रिपरेटरी स्किल जो अभी तक हम प्राइमरी कहते थे 1 to 5 उसको अब चेंज कर दिया है, ठीक है। प्राइमरी कर दिया है, मतलब ये प्री स्कूल और मतलब छोटा बड़ा सीख लो वहाँ पर, ठीक है। फिर मिडिल स्टेज वही थी जो पहले थी और हाई ग्रेड अब जो आई थिंक सीनियर सेकेंडरी थी, दैट इज़ 9 to 12, ठीक है। अब आप फ्रीडम ऑफ चूजिंग वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया था, ठीक है, आप ले सकते हो, साइंस के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हो, फिलॉसफी के साथ आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो ये रिजिड सेपरेशन है जो आपका
करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच में होता है वो ख़त्म हो जाएगा, आर्ट ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के बीच में वो ख़त्म हो जाएगा, वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स ख़त्म हो जाएगी। लाइक लिटरली जब मैं स्कूल डेज़ में था तो आई वॉन्टेड टू लर्न जोग्राफ़ी अलॉन्ग विद दिस PCM, बट वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। उसके बदले में मुझे पढ़ना पड़ा हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी तो मतलब लिटरली उसके बदले में जोग्राफ़ी पढ़ता। ठीक है, कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स भी लाए जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों को ही सिखा देंगे अब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब बड़े होने की नीड नहीं है। होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम सिखाए जाएंगे, एनवायरनमेंट एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन, मतलब ठीक है, अच्छी बात है अगर चल जाए तो। कुछ तो देखो, बड़े टारगेट बड़े सपने देखने का फ़ायदा ये होता है ना कि अगर आप इसका इतना भी अचीव करते हो तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। आपके सपने ही छोटे होंगे, इतना अचीव किया तो क्या मतलब बाबा जी का ठुल्लू अचीव किया। ठीक, वोकेशनल एजुकेशन होगी, 10 डेज़ बैगलेस पीरियड होगा 6 to 8 क्लास, मतलब बिना बैग के आप स्कूल जा पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ आप कुछ काम धाम नहीं करोगे, आपको वोकेशनल एक्सपर्ट मिलेंगे, जैसे कारपेंटर हुए, आर्टिस्ट हुए, स्टैंड अप कॉमेडियंस हुए। ठीक है, तो ये लोग आपको सिखाएंगे वोकेशनल एजुकेशन ताकि आप जॉब रेडी हो पाओ। जो आपकी लर्निंग होगी वो एक्सपीरियंस के थ्रू होगी, जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड है, ठीक है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, ये सब चीज़ें होंगी। करिकुलम जो है आपका रिड्यूस किया जाएगा और एसेंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में ही दे दी जाएगी कि भैया कर लो, सोच लो बैठ के। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, अगेन ये NCERT करेगा। तो अभी हमने देखा जो छोटे 8 साल तक के बच्चे उनके लिए भी NCERT, पूरा NCERT मतलब सब NCERT ले लेगा। इसके बाद स्टूडेंट असेसमेंट की बात करें, प्रेजेंट स्टेटस क्या है और की प्रोविज़न क्या है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, जो असेसमेंट होता है उसकी वजह से स्टूडेंट्स कोचिंग कल्चर की तरफ मजबूरी में भागते हैं, जाना पड़ता है। ठीक है, आज की डेट में सिनॉप्सिस क्या पढ़ा रहा है आपको, ये सब क्या चीज़ें हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि 6 to 12 की NCERT पढ़नी होती, मतलब दिल्ली की जो सबसे बड़ी से बड़ी कोचिंग है या कुछ भी देख लो, सबने NCERT कोर्सेज दिए। मतलब ये जिस कोचिंग के नाम के आगे IAS लगा हुआ है वो आपको पहले तो स्कूल एजुकेशन दे रही है ना, तो कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो हम कहते हैं NCERT से आइडियली एक्सपेक्टेड था कि आपको स्कूल एग्ज़ाम में ही आ जानी थी, तो आपको कोचिंग कल्चर नहीं चलता। लेकिन ठीक है ही ऐसा, अभी भी कुछ होने वाला है नहीं, कोचिंग चलेंगी। ठीक है, कोचिंग्स भी चलेंगी, सिनॉप्सिस भी चलेगा। तो जो ये एग्ज़ाम्स हैं एक बहुत नैरो बैंड ऑफ नॉलेज तक फोर्स करते हैं स्टूडेंट्स को। तो फिर अब की प्रोविज़न क्या किए गए, स्कूल एग्ज़ाम्स होंगे 3, 5 और 8 में। मतलब अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम 10th 12 में होते थे उनको रीडिज़ाइन कर दिया जाएगा। स्कूल एग्जामिनेशन सिर्फ इन क्लासेस में होंगे, हर साल नहीं होंगे। ठीक है, नेशनल असेसमेंट सेंटर, ये याद कर लेना, प्री के लिए परख, ये परखेगा आपको, टेस्ट करेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी, अगेन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में होगी। परख का जो फुल फॉर्म है ये देख लो, परफॉर्मेंस असेसमेंट फलाना ढिमका, ये सब कभी UPSC में नहीं पूछता है। यही पूछेगा कि परख क्या है, ये है, क्यों है, किस में आया था। स्कूल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, MHRD या MOE और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, खत्म। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा, जो आपका रिजल्ट कार्ड है ना, जो आपको पिताजी को दिखाने में दिक्कत होती है, तो अब आपके प्रोजेक्ट कार्ड में जो आपका रिजल्ट कार्ड है ना वो 360 डिग्री होगा। अगर आप किसी को पीटने में महारत रखते हो ना तो वो भी आपको दिखाया जाएगा कि इसने बगल वाले को पीट दिया, तो फिर आपको फ्यूचर में हो सकता है बॉक्सिंग में मौका मिल जाए। तो मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट बनाई जाएगी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमीटर डोमेन, सेल्फ असेसमेंट करेगा, आप खुद का भी असेसमेंट करोगे, आप बताओगे मैं खुद को कितना नंबर देता हूँ। पीयर असेसमेंट, अब आपके बगल वाला चिंटू भी आपको मार्क्स देगा। ठीक है, और टीचर असेसमेंट, टीचर तो करेंगे ही करेंगे। ठीक, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ऑटोनोमस बॉडी है, ये UG और फेलोशिप के लिए। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, HEI एक स्टैंडर्ड कीवर्ड है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इनके लिए फेलोशिप का काम करेगी। देन मल्टीलिंगुअलिज्म, दिक्कत ये होती है कि जो रूरल बैकग्राउंड है उनके लिए इंग्लिश एक मेजर चैलेंज बन जाता है, यही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट में। तो अब इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो कि अभी तक अनडेवलप्ड है, उनके साथ एक और दिक्कत है कि स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है ही नहीं। ठीक है, हालांकि इंग्लिश में भी इंडिया में कोई स्टैंडर्ड पब्लिकेशन, कोई रिसोर्सेज नहीं है। जैसे कि हम कई बार बात करते हैं इस बारे में कि इंडिया में जो बुक्स लिखी जाती हैं, एक फॉरेन राइटर ने बुक लिखी तो उसने सपोज ये लिखा हुआ है, तो इंडियन राइटर ने क्या किया, 4 लाइन यहाँ से उठा के यहाँ चेप दी, 2 लाइन यहाँ से उठा के यहाँ चेप दी, एक बुक बना दी। तो वो एक तो कतई तुम्हारी इंग्लिश घटिया, ऊपर से तुमने बुक करके उसका कर दिया सत्यानाश। ठीक, चमत्कार कर दिया आपने, 3 इडियट वाला। तो की प्रोविज़न अंडर NEP क्या है, मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज, आपको मीडियम इंस्ट्रक्शन होगी 5th और 8th और बियॉन्ड उसके भी। लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये एक फ़न एक्टिविटी होगी, हर स्टूडेंट सीखेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन में ये होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, कोई स्टेट या UT, जैसे उत्तर प्रदेश है, इसको अब तमिलनाडु के साथ में बातचीत करने का मौका मिलेगा। तो इनका हिंदी को लेकर और इनका तमिल को लेकर कि इनके लिए सब मद्रासी है, इनके लिए सब हिंदी वाला है, वो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी।
3 लैंग्वेज फार्मूला आएगा, बट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल होगा, आपकी मर्जी की आप सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस में से कोई एक ऑप्ट करना चाहो वो आप ले सकते हो। इसके अलावा पाली, पर्शियन, प्राकृत ये भी अवेलेबल होंगी। इंडियन साइन लैंग्वेज ये डेवलप होगी, ये एक स्टैंडर्ड वो होगा जो पूरी कंट्री में बनाया जाएगा। इसके बाद स्कूल एजुकेशन में इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई, जो SCDG के लिए है। तो इसका जो यूडाइस का डेटा है, अगर आप देखो ड्रॉप ऑफ रेट SC ST और डिफरेंशियली एबल्ड और फीमेल एजुकेशन के लिए काफ़ी स्टार्क पिक्चर, मतलब गंदी पिक्चर ये बताते हैं। तो की प्रोविज़न क्या है, जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, प्री के लिए रट लेना। SEZ या SEZ अभी तक ये चीज़ इकोनॉमिक्स या इकॉनमी में आती थी, टैक्स फ्री जोन्स जो कहलाते हैं, अब ये एजुकेशन के लिए भी होगी। तो इनके लिए जो SEDG हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स, तो उनके लिए बनाया जाएगा। उनकी जहाँ ऐसे लोग ज़्यादा रहते होंगे वहाँ एक SEZ बनाया जाएगा। बाल भवन बनाए जाएंगे, वहाँ पर डे टाइम बोर्डिंग स्कूल है, मतलब आप दिन में जाओ खेल खाल के आ जाओ, ठीक है। फ़ी वेवर होगी और यहाँ पर कई चीज़ें दी जाएंगी। एडिशनल स्कूल्स बनाए जाएंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, तो ये नीति आयोग ने जो बताए थे वहाँ बनाए जाएंगे, और SEZ में भी कुछ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो ये स्कूल इंफ्रा है उसको सामाजिक चेतना केंद्र की तरह यूज़ किया जाएगा, मतलब बड़े लोगों को भी उसमें सिखाया जाएगा, चेतना उनमें जगाई जाएगी, ठीक है। रोबस्ट टीचर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट की बात की जाएगी, ठीक। तो टीचर एजुकेशन की जो मैंने बात की उनको भी सिखाया जाएगा। तो एक न्यू कॉम्प्रहेंसिव 2020 तक हमें कुछ करना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बनाया दिया जाएगा, ठीक है। 2030 तक 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री बना दी जाएगी, ठीक। BEd डिग्री मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगी कि मतलब इतना तो होना ही चाहिए 2020 तक, 4 साल की BEd ना कि 2 साल की BEd। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन ऐसा नहीं कि मतलब आप 2 साल में बच्चों को पढ़ाने लगोगे, ऐसा नहीं होगा। TET है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों स्कूल के लिए करने की बात की जा रही है, और NTA टेस्टिंग BEd एडमिशन के लिए होगी। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग ये होगा। मेंटरिंग से समझ में आता है ना कि आप मेंटर कर पाओ, ठीक है। तो एक लार्ज पूल होगा जहाँ आउटस्टैंडिंग, मतलब जिन्हें ज़िंदगी में पूरा बेवकूफ़ बनाया होगा, अब वो यहाँ पर मेंटर करेंगे। और रिटायर्ड फैकल्टी, जो अब रिटायर हो गए, जिन्होंने ज़िंदगी भर कुछ पढ़ाया नहीं, वो लोग यहाँ पढ़ाएंगे टीचर्स को। और जो टीचर्स हैं उनको पेडागोजी, मतलब बच्चों को पढ़ाना कैसे है, उसमें ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। अभी तक जैसे होता था कि आप बच्चों को पीट नहीं सकते हो, थप्पड़ नहीं मार सकते हो, ठीक है, FIR वगैरह हो जाएगी, तो अब आराम से पीटो कूटो, भरता बनाओ सालों का, जो करना करो, ठीक है। NCTE की रिस्ट्रक्चरिंग होगी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। और ये आपकी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी, तो ये एक फैक्ट प्रीलिम्स के लिए रट लेना। और जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC के अंडर आएगा। इसके अलावा जो ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ना टीचर्स के लिए, ये NCTE ही बनाएगी, तो ये एक ही चीज़ है, ये याद रखना, ठीक है। जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC के अंडर होगा ये। फिर स्कूल गवर्नेंस पे भी बात की है, तो मैं आपको बेसिक जो फैक्ट्स है ना, एग्जाम में प्री में बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं पूछेगा। स्कूल गवर्नेंस मतलब जो बहुत छोटे छोटे स्कूल्स हैं उनमें क्या दिक्कतें आती हैं उनको दूर करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नेंस का ये पूछ सकता है कि आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है स्कूल गवर्नेंस पे बात करती है, हाँ ना, ये फलाना ढिमका, ठीक है। तो आई थिंक ऑल ऑफ द एबव पर टिक मार देना जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्वेश्चन आए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमिकली सब ऑप्टिमल और ऑपरेशनली कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बहुत छोटे स्कूल्स होते हैं, ना तो उनको पैसा मिलेगा, ठीक है, तो उनकी इकोनॉमिक्स घटिया हो जाएगी, और ऑपरेशन कैसे कर पाओगे, मतलब सबको 4 ही बच्चे पढ़ते तो क्या उठा लोगे। एक ही टीचर है वो मल्टीपल ग्रेड को पढ़ाता है, मल्टीपल सब्जेक्ट एक ही बार पढ़ाएगा, ठीक है, और आइसोलेशन में रहते हैं बच्चे, तो एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो ये गवर्नेंस और मैनेजमेंट दोनों के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट पैदा करता है। तो NEP 2020 में इसके लिए क्या की प्रोविज़न किए गए हैं, जो ये छोटे छोटे स्कूल है ना, 1 2 3 4 7 8 20, इन सबको मिला के हम बनाएंगे स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर। ये बेसिक यूनिट ऑफ गवर्नेंस होगी। अब एक स्कूल के बेस पर नहीं होगी, हमेशा जो भी स्कूल्स होंगे उनको गवर्नेंस के लिए हमेशा उस एरिया के 15-20 स्कूल्स को लेके बात की जाएगी, ठीक है। स्कूल्स हैं, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, और ट्विनिंग ऑफ पेयरिंग ऑफ 1 स्कूल होगी। पब्लिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के बच्चों की ट्विनिंग और पेयरिंग की जाएगी, तो वहाँ अब आप अपनी जो प्रेम प्रसंग है वो आप डेवलप कर सकते हो स्कूल डेज से ही, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड और एक्रेडिटेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात की गई, तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है ये मेनली। दिक्कत यही है कि एक ही बॉडी है, इसके पास सारे मेन फंक्शन हैं, ठीक है, सिंगल बॉडी है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है और एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आता है, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, फॉर प्रॉफिट प्राइवेट स्कूल जो भी आप देखते रहते हो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी चलती हैं। की प्रोविज़न इसमें क्या किया गया, नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS, ठीक है। तो सैम्पल बेस्ड NAS है वो कराया जाएगा परख के अंडर, ठीक है। NAS मैंने आपको बताया था, ASER प्रथम NGO है और NAS है नेशनल जो NCERT का सर्वे होता है। इसके बारे में डिटेल्स में रिद्धि मैम का लेक्चर है वो देख लो।
पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल है उनको असेस किया जाएगा सेम क्राइटेरिया पर, ठीक है। अगर प्राइवेट स्कूल में आपको स्विमिंग दी जाती है तो पब्लिक स्कूल में भी आपको स्विमिंग सिखाई जाएगी। अगर घुड़सवारी आपको यहाँ सिखाई जाती है, शूटिंग सिखाई जाती है, तो पब्लिक स्कूल में भी अब आप घोड़े पर दौड़ सकते हो, ठीक है। हालांकि ऐसे बहुत से स्कूल्स होते हैं, स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ लोग हाथी पर बैठ के आ जाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में होता है। बचपन में जब मैं उत्तराखंड में था तो एक बंदा अपने भैंसे के साथ आ गया था, उस पर बैठ के आ गया स्कूल। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि ये जो है सेम क्राइटेरिया, जो सेंटर जिनको मैनेज कर रहा होगा या एड दे रहा होगा वो अभी भी इसके एक्सेप्शन है, उनका क्राइटेरिया अलग होगा। मतलब अब समझ लो सरकारी स्कूल को अलग कर दिया, पब्लिक और ये पता नहीं मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ मोदी जी, काट दिया आपका दरअसल उन्होंने, ठीक है। ये वी डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड सेपरेट सिस्टम होगा, ठीक है, अच्छी बात है कि मतलब पॉलिसी मेकिंग के लिए अलग, रेगुलेशन के लिए अलग, ऑपरेशन और एकेडमिक मैटर के लिए अलग, ठीक है। एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। अब देखो दिक्कत क्या है ना, अभी तक तो एक बॉडी थी। हमेशा क्या होता है, हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, लेकिन जब भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है ना, मोस्टली नेगेटिव जाती है, क्योंकि लोग पावर के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो जो ये अच्छी चीज़ कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं नेगेटिव ही जाएगी लॉन्ग रन में। एक बॉडी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। शासन डेमोक्रेसी हमेशा दिक्कत पैदा करती है, कभी भी देख लो, ठीक है। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट, ये हो गया SQAAF, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क है, SCERT डेवलप करेगी, जो स्टेट वाली NCERT टाइप बॉडी है, ठीक है। तो ये सब था स्कूल एजुकेशन के लिए। तो आप एग्ज़ाम में एटलीस्ट ये तो रट के जाओ, ये और जो जिस चीज़ से रिलेटेड बात है, ठीक है, स्कूल गवर्नेंस से रिलेटेड बात की गई है, यहाँ पर टीचर एजुकेशन की बात की गई, तो ये सब प्रोविज़न है। और जो मेजर फंड वंड हैं उनको रट लो एक बार, बस इतना सफिशिएंट है। बाकी डिटेल में अगर आपको घुमा दिया तो बनने वाला तो फिर UPSC के फूफा से भी नहीं है, तो आप उसको छोड़ देना, ठीक है। हायर एजुकेशन पे क्या बात की, कंप्लीट ओवरऑल कर देंगे, री एनर्जाइज कर देंगे हायर एजुकेशन सिस्टम। बोला ऐसा होगा कि बिल्कुल अब आलिया भट्ट भी पढ़ने लगेंगी, ठीक है, उनको भी अकल आ जाएगी। इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग और कंसोलिडेशन होगा, जितने भी HEI हैं उनका 3 टाइप में हो जाएगा। पहले होंगे, देखो अभी तक क्या होता है कि रिसर्च मिसिंग है। इंडिया की जो बॉडीज़ है ना, आप USA का जैसे मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में मैनहट्टन जो उनका रिसर्च प्रोग्राम है ना, यूनिवर्सिटीज़ में चलता है। इंडिया में कैन यू इमेजिन कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ करेंगी कभी ना। आप एक काम करना, इंडिया की ना जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और USA के, इंडिया में पता क्या देखेगा, मंत्री जी आए हैं, ठीक है, दीप जला रहे हैं, लड़कियाँ दिखेंगी वो डांस कर रही हैं, इंडिया में ही दिखेगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी में पता क्या दिखेगा, प्रॉपर उनका एक लोगो दिखेगा, लर्न टू दिस कोर्स, ख़त्म, ये होता है। तो ये बकवास चीज़ें है ना, काला पीला नीला और ये पूजन टाइप की चीज़ें इंडिया के इंस्टीट्यूट में दिखेंगी। तो रिसर्च तो इंडिया में मिसिंग है। तो 3 चीज़ें होंगी, टीचिंग प्लस रिसर्च। एक होंगे जो डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज होंगे, एक्सक्लूसिव फोकस उनका टीचिंग पर होगा। दूसरी टीचिंग यूनिवर्सिटी होंगी जो दोनों पर काम करेंगी, लेकिन उनका प्राइमरी फोकस टीचिंग पर होगा। और तीसरी होंगी रिसर्च यूनिवर्सिटी, जहाँ पर रिसर्च और टीचिंग की नीड है। हालांकि इंडिया में रिसर्च कैसी होती है कि जब ISRO और BRC और DRDO रिसर्च नहीं कर पा रहे, तो फिर ये तो क्या ही रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। एफिलेशन ऑफ कॉलेज है, 15 साल में फेज़ आउट करना है, ठीक। ये सब नौटंकी जो चलती है, ये इसके पीछे जो करप्शन और धांधली चलती है वो सब मिटानी है। स्टेज वाइज मैकेनिज्म होगा जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी, मतलब इमीडिएटली नहीं दे दिया जाएगा। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, 26 से 50% करना है। तो ये एक रेंज आपको पता होनी चाहिए। 2040 तक जो भी HEI है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बन जाएंगे। मतलब मेरी और आपकी जनरेशन तो नहीं, लेकिन जो आपके बच्चों के आई थिंक बच्चे होंगे वो इकोनॉमिक्स के साथ इंजीनियरिंग पढ़ पाएंगे। 2030 तक एटलीस्ट 1 लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी HEI बना पाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आप सोच सकते हो कि अगर तब तक आपके जो बच्चे हों उनको आप पढ़ा सकते हो, ठीक। होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, अगेन सेम ही बात कह दी है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट जो एजुकेशन है उसका जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल रखा जाएगा, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट बनाए जाएंगे, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट। अब जैसे आप BSc कर रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप 4 साल की BSc या 3 साल की है तो उतना ही हो। अगर आपने 6 महीने या 1 साल की कर ली तो आपको उस हिसाब से सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे MBA में होता है, 1 साल की MBA में PG डिप्लोमा मिलता है, PGD या UGD, ठीक है। और 2 साल का MBA अलग होता है, 3 साल की ग्रेजुएशन अलग होती है, 4 साल की अलग होती है। तो ऐसा अब हर एक चीज़ के लिए हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको किसी वजह से 1 साल में तैयारी छोड़नी पड़ी तो आपकी पूरी BSc 0 हो जाएगी, आर्या पार वाली कहानी नहीं होगी। वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाए। क्रेडिट का बैंक, क्रेडिट होता है ना, जैसे अगर आपको अपनी डिग्री पूरी करनी, सपोज आपको 42 क्रेडिट लाने हैं, तो कहोगे 4 क्रेडिट आप हिस्ट्री से ले आओ, 2 क्रेडिट आप इन्वायरमेंट से ले आओ, 6 क्रेडिट पॉलिटी से ले आओ, इस तरह की चीज़ें। तो अब इसका डिजिटली स्टोरिंग की जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। और ये सब जो डिग्रीज़ हैं इनको आप फाइनल डिग्री के लिए आप इनको काउंट कर सकते हो, ठीक है, ये अच्छी बात हो गई, ठीक है। मेरू बनाए जाएंगे,
ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी, इतनी गंदी शॉर्ट फॉर्म जिसने बनाई है ना, उस बंदे ने पक्का चीटिंग करके अपना यूपीएससी का हिंदी वाला जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो पास किया होगा, ठीक। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी, एक एपेक्स बॉडी होगी, अच्छी बात है। एनआरएफ, कतई मजाक होने वाला है इंडिया में, ठीक। हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक बनाया जाएगा, ये बड़ी चीज़ है, कमीशन बनाया जाएगा। सिंगल ओवर आर्किंग अम्ब्रेला बॉडी होगी, पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट दोनों के लिए होगी, सेम नॉर्म पर उनको गवर्न किया जाएगा, बट मेडिकल और लीगल एजुकेशन के लिए एक अलग एजुकेशन बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों को अब बिल्कुल आर्ट्स के साथ बराबर कर दिया है, मतलब इंजीनियरिंग कतई गड्ढा लोग करते हैं, मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस से तो यही है, जैसे मैं खुद हूँ, ठीक है। HECI का स्ट्रक्चर है, थोड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगी, जनरल एजुकेशन काउंसिल स्टैंडर्ड्स बनाएगी, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फंडिंग देगी, नाम से याद कर लो बस, और एक्रेडिटेशन काउंसिल एक्रेडिटेशन करेगी। बस आपको ये पता होना चाहिए HECI में ये 4 चीज़ें हैं, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो जाए तो छोड़ देना एग्जाम में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ HEI होगा, ठीक है, मतलब अब इंडिया की यूनिवर्सिटी बाहर के लोगों से और बाहर की यूनिवर्सिटी इंडिया के लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगी। तो हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको ऑफशोर कैंपस के साथ में बुलाया जाएगा, कहा जाएगा कि आप अपने ऑफशोर कैंपस इस्टेब्लिश कर पाओ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर के लोग ही इंडिया में आके एजुकेशन देंगे, हमारे लोग भी बाहर एजुकेशन दे सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ है उनको कह दिया जाएगा आप इंडिया में आके अपना सेंटर खोल लो, और जो ग्लोबल ऑपरेशन है उसके लिए जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, लॉज हैं, वैसे ही होंगे जैसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में दिए जाते हैं। इसके अलावा जो करिकुलम होगा वो इंटरनेशनली रेलेवेंट होगा। कई बार आपने देखा होगा कि इंडिया में जो डिग्रीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में मान्य नहीं होती हैं, वैलिड नहीं होती हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में एक MOU करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमारी डिग्रीज़ आपके यहाँ एक्सेप्टेबल हों, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया। देन ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन में स्टूडेंट एक्सचेंज होगा, और ऑल जो भी HEI हैं सारे HEI पर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस होगा जो उनके वीज़ा फीसा रिलेटेड इश्यूज़ सॉल्व करेगा। और अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में कोई क्रेडिट एक्वायर कर लिया तो फिर आप वो इंडिया की डिग्री के लिए भी कर लोगे, ठीक। इसके बाद इक्वलिटी और एजुकेशन, मतलब इक्वालिटी इक्विटी SEDG को लेकर आप काम करोगे। गवर्नमेंट के स्टेप्स कुछ हैं और स्कूल्स के भी, कॉलेज के भी कुछ स्टेप्स हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट फंड बनाएगी, वेल डिफाइन करेगी, मतलब टारगेट इनके जो होंगे वेल डिफाइन होंगे ताकि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़े, जेंडर बैलेंस बढ़े, और ज़्यादा HEI एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में और SEG में होंगे, ठीक है। HEI ने क्या स्टेप लेने हैं, करिकुलम आप स्टैंडर्ड बनाओ, ठीक है, और स्कॉलरशिप अच्छी दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप मिटिगेट करो, फीस कम करो, ठीक है, और सेंसिटाइजेशन ऑफ फैकल्टी करो, और जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और एंटी हरेसमेंट रूल्स हैं उनका आप अच्छे से इन्फोर्समेंट करो। तो ये सब कुछ था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो हम देख रहे हैं ना, मतलब 46 पेज इसी में चले गए। इसका जो कंटेंट है 3 पेज का है, ठीक। रट लेना बस उस एग्ज़ाम में, जितना रट जाओ, जितने ये बोल्ड वर्ड्स हैं ना बस ट्राई करो कि अगर वो रट जाए तो बहुत है, ठीक। एक ये चाइनीज़ जो मैंडरिन, वू, हक्का, ये कैंटोनीज़, ये सब लैंग्वेज हैं, ये सब चाइनीज़ के टाइप हैं और ये एक सब टाइप ऑफ चाइनीज लैंग्वेज है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने चाइना पे एक और सर्जिकल स्ट्राइक करी, यहीं कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड तो हम क्या ही कर लेंगे, ठीक है। इन्होंने ये टर्म ड्रॉप कर दी है कि भैया मैंडरिन और चाइनीज़ लैंग्वेज हमारी फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, आप पढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो कुछ अगर अपडेट्स मिसिंग होंगे तो मैं दूसरे वाले किसी PT में कवर कर दूँगा। तो बहुत सेंटी होके नहीं पढ़ने होते हैं, PT जितना याद हो जाए उतना पढ़ लो, एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हमेशा आएंगे जो आप कितना भी पढ़ लो हमेशा छोड़ाओगे। जैसे मैंने आपको 11 पेजेस है उसको गैस पर जलाने की बात की, वो इतनी बॉडीज़ थी, कम से कम 120 बॉडीज़ थी, ठीक है, और लिटरली मैंने उनको आग लगा दी थी, तो उनसे भी नहीं आया क्वेश्चन, और जो आया वो वैसे भी नहीं बना। तो इतना टाइम बचाओ फालतू में, जितना याद हो जाए नॉर्मल तरीके से उतना रट के जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। इकोनॉमी और पॉलिटी और जो हैं सारे दोज विल फॉलो। सो कीप ऑन स्टडिंग, और शुभम सर ने जो भी चीज़ें बता दी हैं रट मारो और एग्ज़ाम में फ्रीली होके जाओ।